प्रॉब्लम मेरे ख्याल है वो स्किल से हटके ना अब बात एथिक्स पे। आई थिंक जो अगर किसी को कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पहले ही कदम के ऊपर आखिरी स्टेप सोचते हैं तो आप खुद भी डर जाते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा। तो आपने 10 करोड़ रुपए बनाने तो आपने पहले देखेंगे मैं 1 लाख रुपए बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। साहब भाई एथिक्स और मॉरल वैल्यू इंसान कैसे अपने बना सकता है। लोग मुझे गालियां देंगे इस बात हाँ। पे, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि ये जब तक आपके दिमाग में 30 साल तक मिलियनर बनने की ख्वाब होगा, तो उसका समझे कि आप उठोगे फिर गिरोगे, उठोगे फिर टीम में खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजर किसको लेके आना। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जिसका सबसे अच्छा स्किल सेट है उसको उठा के मैनेजर बना दो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी कंपनी के अंदर। स्किल्स आसान है और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई थी, मैंने उसके बाद में ई-कॉमर्स के अंदर आया था, तो मैं इतनी मुश्किलात देख के आ चुका था कि मेरे लिए चीज़ें कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन असल आर्ट जो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, कंपनीज के अंदर, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करके आया हूँ। मैंने ये देखा है एचआर को सिर्फ 2 काम दिए, कल्चर और आपको जो सैलरी मिल रही है ना, आप उतनी ही वैल्यू दे रहे हो कंपनी। मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर अमल करो। आप जो है अपने एम्प्लॉय से, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे जाके ये ना पूछें कि मेरी सैलरी इतनी मुझे चाहिए। इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको मेरी बैठक के पॉडकास्ट के अंदर। और हमारा पर्पस आप लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जिसको भी गेस्ट को लेके आए यहाँ पर, तो उसका पर्पस या फिर आप लोग जो है उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, और कुछ ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स आपको दे दिए जाएं जिसमें आप लोग उसको अमल करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। तो आज के गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जो कि मैंने इनकी पूरी जर्नी देखी है शुरुआत से लेके अब तक, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था, और उसमें इनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी पाकिस्तान में ब्रांडिंग और मार्केटिंग का नाम आता है तो इनका नाम सफ़े अव्वल के ऊपर हमें मिलता है। और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ और पाकिस्तान के कुछ बड़े ब्रांड जो हैं वो खुद देख भी रहे हैं उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी देख रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं उसकी। तो हम सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे यहाँ पे उसामा खान को। उसामा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? और बड़ा अच्छा लग रहा है उसामा भाई यहाँ पे मौजूद हैं। और उसामा भाई से हम पूछते हैं कि उसामा भाई सबसे पहले अपना अर्ली थोड़ा लाइफ स्टाइल बताएं, क्योंकि अब मैंने जब आपको देखता हूँ या आपके मैं पॉडकास्ट भी मैंने सुने और मैंने आपको जितना जाना, आपने बहुत ही क्योंकि हमारी जर्नी भी वैसे स्टार्ट हुई थी, तो आपकी भी बड़ी बैकग्राउंड से आपने बड़े डाउन से अपने आप को लेके आए हैं। तो क्या ये शुरुआत में ही आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था या सोच लिया था, या बाद में आहिस्ता आहिस्ता भूख की वजह से या परेशानी की वजह से आपको ये सब इक़दाम लेने पड़े? मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसी परेशानी की वजह से मैंने पिवट किया अपने आप को। मेरा बैकग्राउंड, आप बहुत सारी मतलब पॉडकास्ट में बहुत बात की है, पूरा बैकग्राउंड वहाँ पर है। मैं उसमें वो बातें करना चाहूंगा जो कि उसमें मैंने नहीं की। सही। जो मेरा बैकग्राउंड था वो मेरी करियर की शुरुआत थी वो मेरे फादर के साथ था। मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग करता था, तो वो भी मैंने शौक से ही किया था। सही। मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मुझे जबरदस्ती अपन उठा के बुलाओ यार काम मेरे साथ काम करो। कुछ हालात भी ऐसे थे कि मेरा खुद ब खुद माइंड बन गया था कि अब पापा को सपोर्ट करने की जरूरत है तो मैं कर लेता हूँ। उसमें भी मैं टेक्नोलॉजी में गया था। सही। यानी जो मेरे फादर थे वो हाथ से बनाते थे, मैंने जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता था मैट्रिक्स, और आज भी जो भी ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं ना सबके ऊपर, तो वही सॉफ्टवेयर यूज होता है, MATRIX मैट्रिक्स। सही सही सही। जब मैथ था, आई थिंक उसका 5 वर्जन था, आज में खाली वो 10-11 वर्जन आ गया उसका। तो मैंने इसमें भी जो है टेक में ही दिया। हाँ, टेक में, क्योंकि मेरा हमेशा से जो ना कंप्यूटर्स पे बड़ा शौक रहा। मैं बहुत छोटा था, मेरे उस्तादों में से एक और उस्ताद है मेरे पप्पा जान, न्याज पप्पा जान, उन्होंने बहुत बचपन में ही ना मुझे, जब कंप्यूटर पहली दफा देखा था मैंने, तो एक वो गेम आता था डेव, ठीक है, वो खेलने की याद नहीं होती थी जब तक आप टाइपिंग कंप्यूटर के कुछ करके ना दिखा दो ना, कुछ मोटिवेशन करना होता था, या तो आप करो तो फिर आपको डेव खेलने को दे देते थे, और उनके घर में होता था कंप्यूटर। तो इस तरीके से मुझे शुरू से हमेशा कंप्यूटर के अंदर जो ना करने का बड़ा शौक था। करना क्या था मुझे नहीं पता, तो मैंने इस पर से मेरा शौक भी बना कि मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग करूंगा। मेरी ड्राइंग भी अच्छी थी, सब चीजें अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। पापा को जरूरत भी थी और ना चाहते हुए भी ये करना पड़ गया था, लेकिन मैं गया शौक से ही था कि मैंने कुछ करना है इसमें।
अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी नाम बनाया था मैंने कराची में टॉप किया था। उसके अंदर भी मुझे शक्ल इबाद जो उस वक्त के गवर्नर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने मुझे वो दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। लोग मुझे जानना शुरू हो गए थे उस फील्ड के अंदर उस वक्त से ही माशाल्लाह। और इतना था कि मेरे जो उस्ताद थे ना, उनके पास कोई आता था कि यार ये मुझसे बन नहीं रहा, तो वो बोलते थे कि वो 617 पे उसामा बैठता है, वहां पे चलेगा। एग्जैक्ट ऐसे ही था, बिल्कुल बेहतरीन। तो वहां मैंने नाम भी बनाया, वहां मैंने पैसे भी बनाए थे। लेकिन एक टाइम आया जिस उसके ऊपर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मुझे ना अपने आप को खींचना पड़ा। उसकी बहुत सारी वजूहत थी। सही। उसमें ये नहीं था कि अब मुझे काम से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उस काम के कल्चर में ना मैं फिट नहीं हो पा रहे थे। वो वहां पर ना लोग सेठिया काम करते थे, आपको काम करना है, बस ये करना है, गधों की तरह काम करना है। तो मेरा ये था ही नहीं, क्रिएटिविटी आपको नहीं, मौका नहीं मिल रहा होगा। मेरा हमेशा से एक कीड़ा था अंदर कि मैंने ना कोई काम ऐसा करना है जिससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो, और ये आगाज होता है। और इम्पैक्ट इस तरह के मैं मतलब अपनी फील्ड के अंदर लोगों को बता पाऊं कि काम जो तुम इस तरह करते हो उस तरह नहीं होता। करेक्शन यानी वेरी प्रिसाइज। और मैं टीम बनाऊं, टीम बने, उनको रोजगार प्रोवाइड हो, सब। उसमें ये पॉसिबल नहीं था इस फील्ड के अंदर, क्योंकि डायमंड, सोना, गोल्ड सारी चीजें इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर ना बड़ा ट्रस्ट इश्यूज की वजह से वैसे टीम। एक फादर का इन्फ्लुएंस था, आपको पता है कि वो वहां पर आप उतनी आपकी से नहीं होती। सही बात है। जहाँ पर आप थोड़ा सा आपके फादर होते हैं। तो फिर मैं मुझे ये चीजें जो ना खींचने लग गई थी। तो फिर मैंने एक मैंने बताया हुआ इसके बारे में कि ICMA में मैं कर रहा था। कौन सी ब्रांच? 5 स्टार पे भी एक ब्रांच आई थी, नीपा वाली। हाँ, जो सही। उनका मेन हेड ऑफिस है। सही। तो वहां पर मैं पढ़ रहा था, वहां पर एक सेशन हुआ, वहां से मुझे ई-कॉमर्स का पता लगा। मैं घर आते ही स्टार्ट किया, तो वहां से बस मुझे समझ में आ गया यार ये मेरी रास्ता है। कारोबार भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और ये ऐसी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। सही है। फिर वो जब सीखा तो फिर वहां से मुझे मार्केटिंग मुझे सीखनी पड़ गई। और मार्केटिंग मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं जिंदगी में मार्केटिंग पढ़ूं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। आई थिंक हर किसी की जर्नी। फिर मैंने जब आगे गया ना, तो मुझे एक चीज इसमें रियलाइज हुई। मैं गैरी वी का बहुत बड़ा फैन हूं। जी, वो तो सब। गैरी वी की एक बात मैंने जब एक्सपीरियंस कर ली ना, तो उससे कनेक्ट हुआ मैं। एक चीज होती है, उसका नाम होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो फिर जब पास में अपना जब कनेक्ट करता हूँ ना, तो वो बात आती है कि यार सेल्फ अवेयर हुआ था मैं कि मैं इस काम के लिए नहीं था। ऐसा ही है। और मैं सेल्फ अवेयर हुआ कि मैं इस काम के लिए था। और जब मुझे जब अंदर से आ गई ना चीज, तो फिर मैंने कहा बस मैंने यही करना। ऐसा ही है। फिर वहां पर जो मैं अपने आप को पुश करता था, और पैसे भी आ रहे होते थे, तब भी अपने आप को पुश करना पड़ता था, यार काम करने जाओ। वो कहते हैं ना, कोई काम ऐसा हो कि जो आपको सुबह जगाए। यहाँ पर उल्टा था। अच्छा। यहाँ पर मेरे शुरू में पैसे नहीं बनते थे, और सालों पैसे नहीं बने। और यहाँ पर मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 12 बजे मैं घर जा रहा हूँ। मुझे फोन करके अम्मी बोल रही है घर नहीं आ रहा। सही है। मैं ऑफिस में नाइट लगा ली, मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं फोकस होकर काम करूँ। तो वो जो अंदर से चीज ड्राइव कर रही थी ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये ऐसी चीज है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा उसामा भाई, आपने एक बात करी दरमियान में कि मेरे अंदर से बस एक ये चीज थी कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। ये कैसे डेवलप होती है? ये आपके अंदर, आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियाद में क्या है? आपके अंदर ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये, मुझे लगता है आगाज यही होता है कि जब अंदर दिमाग में आ जाए ना कि यार मैंने इम्पैक्ट क्रिएट करना है पहला, दूसरा यार कि मुझे अपने साथ लोगों को जोड़ना। ये 2 चीजें आपके दिमाग में आई, तो इसके पीछे की सोच क्या आती है? इसके पीछे कौन है, या आपको क्या लगता है कि ये कैसे एक बंदे के अंदर डेवलप होता है ये चीज? मेरे ख्याल से डेवलप कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ये जो जैसे बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप सीख लो, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। सही बात। ये चीजें जो है ना इंसान के अंदर फितरत में होती। ना एंटरप्रेन्योरशिप आप सीख सकते हैं, ना इम्पैक्ट क्रिएशन आपको एकदम से फुट के आप वो एक नोटिफिकेशन है जो आपके अंदर से आता है। और अगर किसी के अंदर ये नहीं है, तो तब भी इट्स टोटली फाइन। हाँ, ऐसा ही है। अगर फ्रीलांसर है, घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, आप बोले यार आज मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, कल मैं बाली में बैठ के काम करूंगा, परसों मैं अमेरिका चले जाऊंगा, तो वो बिल्कुल ठीक बात, वो आपके लिए ठीक बात है। हर बंदे को एक दूसरे के सांचे में फिट नहीं होना जरूरी नहीं होता। आपको अपनी पहचान करनी है। अब देखें यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। अगर एक फ्रीलांसर है, उसको पता है मैं टीम बना ही नहीं सकता, या मुझे शौक ही नहीं है, और विच इज गुड कि उसको पता है। हाँ, तो वो 10 लोगों का घर खराब करेगा। हाँ, उसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं दे पाएगा। सही बात है। तो बजाय इसके कि आप
अपने आप को किसी और सांचे में फिट करने की कोशिश करें। आप अपने आप के बारे में समझें कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से, सही, और वहां पर आप जो है वो काम करने की कोशिश करें। मतलब मैंने तो देखा कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। ऐसा ही है, ठीक है, बहुत अभी बड़े प्रोमिनेंट नाम है आपके श्याम सरवर है, प्रोमिनेंट नाम है, उन्होंने जिंदगी भर अपना और आज तक कर रहे हैं। मैं 2-4 मेरे दोस्त और हैं जो कि एक लैपटॉप पे जिंदगी गुजारते हैं, बहुत पैसे बनाते हैं और लोगों को सिखाते हैं आगे। ऐसे ही है, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है कि आप दूसरे को देख के वो कर रहा है मैं भी यही करूंगा इससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इम्पैक्ट आप बहुत तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट करना, पाकिस्तान के अंदर सबसे जरूरी चीज है इम्पैक्ट क्रिएट करने की, वो है मुझे लगता है कि इस वक्त स्किल सीखना सबसे आसान है। ऐसे ही मैं भी ये कहता हूं। आप जो है मार्केटिंग तो इंतहाई आसान है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग और आसान है, ठीक है, सब स्किल सारी आसान है मुझे लगता है। यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आ गए, आपको कुछ नहीं आता, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल है वो स्किल से हटके ना अब बात एथिक्स पे, ठीक है। तो एथिक्स जो है ना, ये आई थिंक जो अगर किसी को कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि सबसे मुश्किल टास्क है, वो इन पाकिस्तानियों को थोड़ी सी एथिक्स सिखा दो। और एथिक्स सिखाने के लिए आपको पहले खुद एथिक्स की खुद जरूर पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो और जैसे आप एथिक्स को और मॉरल वैल्यूज को आप अपलिफ्ट करते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, ग्रोथ भी स्लो हो जाती है और उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ ना, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक क्लाइंट आए और आते हैं कि हाँ भाई मेरे पास जो है वो 4 लाख रुपए महीने का बजट लगाने का है, मुझे बताएं कि आप मुझे 4 मिलियन की सेल ला सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ मैं ला सकता हूँ, दे सकता हूँ, मैं 2 लाख रुपए लूंगा इसके, 3 महीने का एमओयू करूंगा। उसने बोला ठीक है भाई, उसामा खान मेरी मार्केटिंग लगाएगा। उन्होंने हमसे एमओयू कर लिया, 2, 4, 6 लाख रुपए मेरे पास आ गए। और फिर वो चौथे महीने रो रहा है कि मुझे अंदर से पता था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज। और दूसरे एंड के ऊपर आप जब अपनी मॉरल वैल्यूज को हाई करते हैं, वो अपने क्लाइंट को कहते हैं कि भाई मेरा हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको इस चीज की, और लोगों को चाहिए ये गारंटी। और लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया का ग्लोबल बहुत बड़ा ब्रांड है, मेरी उनसे कोई 7 महीने से डिस्कशन चल रही है हमारी। आप यकीन करें, सिर्फ वो पता है कहाँ अटके में, क्या आप मुझे कोई नंबर दे दें एस्टिमेटेड, और मैं उनको पता बार बार क्या बता रहा हूँ कि भाई मैं आपको एस्टिमेटेड नंबर दे दूंगा, लेकिन वो एस्टिमेटेड नंबर का फायदा ही क्या कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे अंदाजा ही नहीं है कितना चीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक मामला शुरू ही नहीं किया, करे तो आपको पता चला कि अगर पीछे डाटा गैदर हो हमारे पास, तो डाटा के पॉइंट्स को देख के हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, मैं आपको वो नंबर दे सकता हूँ जो नंबर्स मैं कंफर्टेबली आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस का, कि ये नंबर अचीव हो सकते हैं। जी, गारंटी आप मैं आपको दे दूं, अच्छा वो मुझसे कह रहे हैं आप बस मुझे ना लिख दे दें, मैं आपको तंग नहीं करूंगा कुछ। तो आपको कभी कभी अपने मॉरल वैल्यूज को इतना हाई रखना पड़ता है कि आपको बहुत सारे बिजनेस मिलते ही नहीं है इसकी वजह से, ऐसा ही है। लेकिन वो आपको पता है कि लॉन्ग रन में घूम के आपके पास आएंगे, मजा आता है उसमें ना, आपको 2 साल बाद आपके पास ही आएंगे और वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो 2 साल जो उन लोगों ने जो उनको फजूल में सिर्फ यस करने के लिए, सिर्फ बिजनेस लेने के लिए झूठ बोला या वो गोल्डन गार्डन दिखाए और बर्बाद कर दिया, तो उनके ध्यान में एक चीज लाजमी है कि यार एक बंदे ने मुझे कहा था ये पॉसिबल नहीं है, तो वो ईमानदारी से तो कम से कम बता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी जो है ना इम्पैक्ट क्रिएशन के अंदर बात की जाए, तो लोगों के अंदर एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को जो ना बहुत जरूरत है, यहाँ पर कुछ काम होना चाहिए जो कि सबसे जरूरी। तो आप क्या समझते हो साहब भाई, एथिक्स और मॉरल वैल्यू इंसान कैसे अपने बना सकता है? ये क्या वो एक्टिविटीज करे कि जिसमें उसको लगे, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता, उनकी तरबियत का हिस्सा होते हैं, इस सोच को निकालना पड़ेगा। मतलब लोग मुझे गालियां देंगे इस बात की, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि ये जब तक आपके दिमाग में 30 साल तक मिलियनर बनने की ख्वाब होगा, तो वो शॉर्टकट, तो आप शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करेंगे, आप अपने जो है वो मॉरल एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो आप रिलेशनशिप खराब करेंगे, आप टीम अपनी जो बना रहे हैं उसको खराब करेंगे, आप अपने आप में फ्रस्ट्रेशन रहेंगे। ऐसे ही है। तो बजाय इसके कि आप 30 साल में मिलियनर होने के ख्वाब देखें, आप अपने छोटे छोटे KPIs को सेट करें। मिलियनर बनना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा आपको बनना ही नहीं है, वो तो सही है। मतलब वो गैरी बोलता है ना कि आप 30 साल में मिलियनर बन के क्या कर लेंगे, 40 साल में भी तो बन सकते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, तो आप 40 साल में बन जाइए। 40 साल थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सही से पहुंचेंगे,
सस्टेन करके पहुंचेंगे। सस्टेन करके पहुंचेंगे। आप स्लो ग्रोथ होगी आपकी, लेकिन आप सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। ऐसा ही है। वो आप एकदम से जंप होगा, और अगर आप अल्लाह ना करे पहुंच नहीं पाए ना, तो सबसे ज्यादा जो डिमोटिवेट होंगे आप, वो ऐसा ही है। आपको थेरेपियां करानी पड़ जाएंगी अपनी। बिल्कुल ऐसा कि मैं फेलियर हूँ, मैं फलाना हूँ। अगर आपने अपने अंदर ही अपने आप को फेलियर मान लिया, तो आप फिनिश हो गए, आपको कोई नहीं फिर उठा। और फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है इंसान बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपने जो गोल्स है ना, उनको रियलिस्टिक डिफाइन करें, विजन बड़ा रखें, और केपीएस एक एक करके छोटी छोटी केपीएस पे काम करें। यानी कि अगर चलें इसी को लेते हैं कि भाई मुझे मिलियनर बनना है, तो आपको टाइमलाइन सेट करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है बेवकूफी की बात। आप अभी अगला गोल बना लें। आप अगला गोल बनाएं कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, अब मैं अकेला बंदा हूँ, तो मैंने इस साल के एंड तक भाई 10 लोगों की टीम बनानी है। सही है। तो आप पहले वो अचीव करें। ये गोल दूसरा हो सकता है, नहीं मैं 10 साल तक 1 लाख रुपए बनाना है कंसेक्टिव, एक 6 महीने के एवरेज 1 लाख रुपए महीने का। फिर आप नेक्स्ट ईयर कोई अगला प्लान करें, फिर अगला प्लान करें, फिर अगला प्लान करें। और आप जब छोटे छोटे केपीएस को फुलफिल करते रहेंगे ना, तो आपको तो आप खुद मोटिवेट होंगे कि यार ये मैंने कर लिया, अच्छा मैं और करीब पहुंच गया, अच्छा मैं और करीब पहुंच गया। तो फिर आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे होंगे पीछे पलट के, यार नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। और उसमें ये भी है ना कि मैंने देखा कि अगर आप पहले ही कदम के ऊपर आखिरी स्टेप सोचते हैं, तो आप खुद भी डर जाते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा। आप अगर आपको बिलफर्ज आपने 10 करोड़ रुपए बनाने, तो आपने पहले देखेंगे मैं 1 लाख रुपए बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। वो उसको अचीव करने के बाद वो आगे वो कर सकता है। तो केपीएस छोटे रखें, और दूसरा टीम बनाएं। मतलब टीम बनाएं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी बात अलग है, वो तो अपनी, लेकिन फ्रीलांसिंग भी कोई, मैं समझता हूँ कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज नहीं है। आपको टीम अल्टीमेटली बनानी पड़ती है, चाहे किसी भी शोबे में काम कर रहा हूँ। ऐसा ही है। तो टीम बनाएं, मतलब अपने बिजनेस की एक्टिविटी डाइल्यूट करें। हाँ, थोड़ा वो करना बड़ा देने वाला हाथ लेकर आए, हर वक्त खींचने वाला हाथ बनाए। अपनी कंपनी की आपकी इक्विटी भी डाइल्यूट होगी, आपको फाउंडर लेकर आएंगे। आप रिस्क लें, थोड़ा सा कैलकुलेटेड लें, लेकिन रिस्क लें आपको। ऐसा ही। फिर आप जो है वो टीम जब बनाते हैं, एम्प्लॉइज हायर करते हैं, एक तो आपके को फाउंडर्स होते हैं, उसको आप इक्विटी देते हैं। फिर आप टीम लेकर आते हैं नीचे, जो एम्प्लॉइज होते हैं आपके। आपको ये समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज के लिए आप काम करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करते। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आपको जो ना एक एक चीज उनकी पूरी करनी पड़ती है। आपको उनके नखरे उठाने पड़ते हैं, उनके इमोशंस को समझना होता है, वो क्या चाह रहे हैं उनको समझना होता है। तो टीम बनाना एक आर्ट है, ये एक आर्ट है। मैं इसमें एक चीज और यही ऐड करना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूँ, आप कह रहे थे ना शुरुआत में कि स्किल्स आसान है, और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई थी, मैंने उसके बाद में ई कॉमर्स के अंदर आया था। तो मैं इतनी मुश्किलात देख के आ चुका था कि मेरे लिए चीजें कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन असल आर्ट जो है ना, वो टीम बिल्डिंग है, सिस्टम्स क्रिएशन है, और ये सब चीजें आपकी जान निकाल देती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और रोज का समझे कि आप उठोगे फिर गिरोगे, उठोगे फिर गिरोगे। टीम में खास तौर पे वो 10 तरीके के अलग अलग लोग हैं, उनको समझाना, अच्छा ये अलग है, ये इसका दिमाग थोड़ा सा माठा है, मतलब इसको अलग तरीके से समझाना है, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाना है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आप अगला सवाल ये होगा आपसे कि टीम बिल्डिंग आपकी क्या हायरार्की है, मतलब आप किस तरह टीम बिल्डिंग के स्टेप्स को बांटते हैं। और आपकी पहले आपने 10 लोगों की टीम बनाई होगी, 20 की, अब आप माशाल्लाह 65-70 लोगों की टीम के अंदर है। तो हर चैलेंजेस क्या है टीम बिल्डिंग के दरमियान में, आपने क्या चैलेंजेस देखे, और उसके बारे में बताएं कि कैसे मेरे हिसाब से शुरू में अगर आप डे 1 से एसओपीज के ऊपर लग जाएंगे, तो आप अपना बेड़ा गर्क कर, तो आप पहले तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। ऐसे ही है कि अच्छा भाई 2 हो गए, अब 4 हो गए। हाँ, मेक श्योर करते हुए आपने चलना है कि डिसएग्रीमेंट्स आएंगी, और आनी चाहिए बिजनेस के अंदर, आपके पार्टनर्स के बीच में मैं समझता हूँ डिसएग्रीमेंट्स के बगैर अगर पार्टनर हर चीज पर अग्री कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता कभी। तो डिसएग्रीमेंट्स होनी चाहिए, और डिसएग्रीमेंट्स यहाँ तक होनी चाहिए कि आप बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी, आपसे भी लोग डिसएग्री करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने पहले ऐसा कल्चर डेवलप करना है शुरू की टीम के अंदर कि डिसएग्रीमेंट करना विद रिस्पेक्ट, ये सीखना जरूरी है, और दूसरे की डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है। तो ये चीज है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी, जब आप 4-5 लोगों की टीम बना रहे होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, उसमें आपके इनिशियल 1-2 एम्प्लॉइज होते हैं, अर्ली जो ज्वाइन करते हैं आपको, तो ये वो टीम होती है जो आपकी नेक्स्ट जो आने वाली टीम है ना, उसको रेडी करेगी, अपना कल्चर जो है ना वो समझाती है कि इस कंपनी में कैसा काम होता है। ये वो कंपनी नहीं है जो आप कॉर्पोरेट समझ के आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से काम होगा। यहाँ पर आप अगर फीडबैक नहीं दोगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ वो नहीं कि आप सर झुकाओ और काम करो।
तो पहली चीज तो आप अपनी कंपनी को एम्पावर करें, एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को, कि वो कंफर्टेबल तरीके से आके अपनी चीज को प्रेजेंट कर सके। फिर उनको इतना इनकी सलाहियत करें कि अगर वो बात भी कर रहे हैं आगे, तो उनके अंदर ये हौसला होना चाहिए वो डिसएग्रीमेंट में। आपके अंदर तो होगा ही ये चीज, उनको भी आपने सिखाना है, ठीक है। और उनको फिर ये सिखाना है कि आप जब जिस तरीके से अपने सीनियर्स को समझाते हुए प्रॉब्लम फेस आई आपको, ठीक है, यानी अगर मैं डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर बता रहा हूँ ये क्यों इस तरह क्या किया है, तो मैं उसको अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये तुम्हारे लिए चैलेंज था। तो अब जब तुम्हारे नीचे जूनियर आएगा तो उसको भी ये सिखाना है, उसको तुम्हें समझना होना चाहिए कि यार अगर मैंने उसामा भाई को बड़े मुश्किल से समझाया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तो अब मैंने ये काम उसके साथ नहीं करना। उसामा भाई ने जो किया था मुझे भी वैसे ही बिहेव करना है। हाँ, कि आपने अलाउ करना है, ओपन टू डिस्कस, ओपन टू चैलेंजेस। तो मैं आपको वही जो बता रहा था कि कल्चर देखो इस कंपनी का, अगर किसी जगह से मूव भी करना है तो कोई वजह होनी चाहिए उसकी, यार मैं इस कंपनी में लर्निंग नहीं हो रही, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ जहां पर लर्निंग हो ही नहीं। तो जब आप लर्निंग पर जाएंगे, पर्पस से जाएंगे, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा उस कंपनी के अंदर लर्निंग अगर हो रही है, आपकी चीजें अलाइंड है और वहां से ऑफर लेटर आ गया आपको, और आपकी ऑफर लेटर ऐसा तो नहीं ना मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, आपसे म्यूचुअली एग्री करके दिया होगा। ऐसे तो जब आपसे म्यूचुअली एग्री हो गया तो एक्सेप्ट करें अपना ऑफर लेटर और खत्म करें दूसरी चीजों को। और मैं तो अपनी कंपनी के अंदर हमने एक पॉलिसी मेक कर ली है कि वी नेवर काउंटर, हम कभी भी काउंटर नहीं करते, क्योंकि वी बिलीव कि हम अपनी सैलरी बहुत, जो हम जितनी सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो उसके लिए इनफ है। हम ईमानदारी से पैसे दे रहे हो, ठीक है। हमने अपनी एक पूरे डिपार्टमेंट की एक साल में 3 दफा इंक्रीमेंट किया, ठीक है। हम एक बंदे को लेकर आए जिसको हम 3 लाख रुपए महीना भी देते हैं, एक बंदा हमारे पास 1 लाख रुपए महीने के ऊपर काम कर रहा है और एक बंदा हमारे पास 30,000 रुपए पे भी काम कर रहा है। तो जो 30,000 वाला है उसको वो अगर मुझसे आगे बोले कि यार मुझे साहब भाई एक ऑफर आई है 60,000 रुपए महीने की, तो मैं तो बोलूंगा जाओ, क्योंकि 60,000 के अगेंस्ट वैल्यू भी तो दो मुझे, वैल्यू वैसी होनी चाहिए ना 60,000 वाली। तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर मैं उसको, मेरे साथ एक सीन हुआ भी था, तो मैंने अपने एक एम्प्लॉय को समझा रहा था कि यार आपकी जो सैलरी है इट्स नॉट जस्टिफाइड जो आप मुझसे मांगने जा रहे हैं। द मोमेंट है वो जस्टिफाई हो जाएगी, तुम्हें आगे मुझसे कहना नहीं पड़ेगा। तो मुझे काम, अच्छा मैंने उसको पूरा रोड मैप दिया बना के, मुझे ये 3 चीजें करके लाके दे दो, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा सैलरी कर दूंगा और तुम्हारी मैं ये पोजीशन कर दूंगा, क्योंकि मैं दूसरे के साथ तो नाइंसाफी नहीं कर सकता, तो बाकी कंपनी हो रही है, तो आपको सब हर तरीके से देना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको जो सैलरी मिल रही है ना, आप उतनी ही वैल्यू दे रहे हो कंपनी को ना। जी, आप वैल्यू बढ़ाओ, आप पूछो किसी से भी जाके कि यार अच्छा मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो जो बता रहे हैं उसके ऊपर अमल करो। ये साइमन सिनेक ने बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि आप जो है अपने एम्प्लॉय से, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे जाके ये ना पूछें कि मेरी सैलरी इतनी मुझे चाहिए। आप उससे बोले कि भाई मेरी सैलरी भाई 50,000 रुपए, मैं 1.5 लाख रुपए पे पहुंचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी कंपनी के अंदर वैलिडेशन के मेरी सैलरी मेरी भी ग्रोथ और कंपनी की भी ग्रोथ। तो इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल जो सीखनी है अपने एम्प्लॉयज को। सही और सबको, सिर्फ एम्प्लॉयज को नहीं, हमें भी सीखनी है, डायरेक्टर ऑफ फाउंडर ऑफ द कंपनी हमें भी सीखनी है कि मतलब एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है। तो ये रोड मैप बना के देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, ना कि आप उसको काउंटर एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि अच्छा एम्प्लॉय। देखें मेरे एक मेंटोर तो उन्होंने इतनी जबरदस्त बात की, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि कुछ VC फंडेड स्टार्टअप्स हैं जो मेरी कंपनी के अंदर कोचिंग करने शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा यार मैं उनकी इतनी सैलरी दे नहीं सकता जितनी उनको ऑफर आई है, यानी अगर मैं अपने एम्प्लॉय को 80,000 रुपए दे रहा हूँ और मुझे आगे से 3 लाख रुपए की ऑफर दे देते हैं, तो मैं तो मैच नहीं कर सकता ना, मैच नहीं कर सकता। तो हाँ, अगर वो 3 लाख का रिसोर्स हो तो तब तो सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं है तो नहीं सोचा जा सकता ना। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने बोला देखो अगर तुम काउंटर करोगे ना तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो बात कि तुमने उसको कम सैलरी दे रहा था। सही, तो काउंटर ही नहीं करना, काउंटर करना ही नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक और चीज सिखाई, उन्होंने मुझे बोला कि लेट गो, कि उसको बोलो कोई बात नहीं, बेटर अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे फाइनेंशियल का मसला है या तुम्हें लगता है तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई बंदा तुम्हारी कंपनी में वापस आता है सिर्फ इसलिए कि यार मुझे भाड़ में गया वो 3 लाख, मुझे इस कंपनी का कल्चर इंपॉर्टेंट था, ये कल्चर था जिसमें मैंने काम किया, ठीक है, और एक बंदा आया है वापस अभी हमारे पास तरीके से हमारे साथ, पूरी कंपनी के अंदर एक ईमेल चलाओ, अच्छा कि ये बंदे थे फलाने साहब, ये छोड़ के गए थे हमें ज्यादा सैलरी पे,
अब ये वापस आए क्योंकि इनको हमारी कंपनी कल्चर बहुत पसंद है। तो ये आप एक मैसेज दे रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर कि समटाइम्स कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जा रहा है तो थोड़ा सोच समझ के बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं सिर्फ 3 काम करता हूँ। नंबर 1 बिजनेस डेवलपमेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका बगैर गेम नहीं है। सेकंड चीज, मैं अपनी कंपनी के कल्चर को हर तरीके से मेरी जितनी पूरी कोशिश होती है जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। और हम अपने ऑफिस के जैसे जाहिर बात है जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे मैं अपनी टीम के साथ जो है वो मजीद रिलैक्सेशन दे पाता हूँ। जैसे हमारा सैटरडे का भी ऑफ नहीं था, ठीक है, अब हम फ्राइडे भी हाफ डे करते हैं, सैटरडे संडे भी ऑफ करते हैं। अच्छा। मेरी कंपनी में किसी का बर्थडे तो उसको फुल डे ऑफ, मतलब पेड ऑफ मिलता है उसको। अच्छा। ठीक है, उसके घर गोडी बैग जाता है। और हम कोई भी बड़ी कैंपेन करते हैं उसके बाद हम एक रिट्रीट लाजमी प्लान करते हैं। तो वी आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग। फिर हम अपने ऑफिस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा वो करते हैं। मेरा डिजाइनर है अली, उसका सोडा एक स्टॉल है, बताया था जी। तो वो हम जो है वो महीने 2 महीने के बाद उसको बोलते हैं यार जरा पूरा ऑफिस के लिए लेके आओ और हम पे करेंगे। तो हम इसी तरीके से कल्चर को एनहांस कर रहे हैं। तुम्हारा कोई बिजनेस है बताओ, हम हेल्प करेंगे, कैसे करना। तो हम वो नहीं है मेरे पास नौकरी कर रहा था तो भाई काम नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हम बड़े सिलेक्टिव हैं हायरिंग, और इसलिए हम फायरिंग बहुत स्पीड से करते हैं। सही, क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो लोग करते हो काम। सस्टेन करने वाले कितने लोग हैं शुरू से लेके अब तक? कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके साथ ही होंगे। अच्छा, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल ही आई क्योंकि रेवेन्यूज कम थे हमारे, तो और उसमें थोड़ी हमारी गलतियां भी थी। तो हम ऑब्वियसली वो जो मैं आपको बताया कि जो कुछ कंपनी ने उनको अप्रोच किया तो बहुत बड़े पैसों का अप्रोच किया तो उनको वो नहीं कर पाए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मैं डिच किया, ठीक है, बड़ा मैं उनको देखता था उठा के, यार ये मेरी टीम बन गई है तो अब मैंने इनके लिए सोचना है और साथ ग्रो करेंगे, तो फिर उन्होंने डिच किया। तो मेरे साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बंदे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक है मेरा एक डिजाइनर है नुमान, वो मेरे पास पोछा मारना आया था, ठीक है, और उसने मुझसे कहा कि एक दिन आउट ऑफ नोवेयर, तकरीबन ये बात हो गई 2 साल पहले, तो उसने कहा कि उसामा भाई मैं 2 नहीं शायद 1 साल 1.5 साल हुआ कि मुझे ना ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है। अब मैं फैसिनेट हो गया, मैंने कहा यार एक बंदा, और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उससे कि वो उनसे आगे बात करेगा। तो मैंने सोचा मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग मैं समझाया, मैंने कहा बहुत बड़ी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें क्या चीज समझ चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, तुम्हें फोटोशॉप सीखना है, तुम्हें क्या सीखना है, तुम जरा स्टडी करो। मैंने बोला जाओ वो इमरान अली दीना है, इनका पूरा कोर्स है, तुम ये करके आओ मेरे पास। अच्छा, मैंने उसको इसलिए दिया कि एक तो वो एक्सप्लोर करे, दूसरा मैं देखूंगी अब सीखता है या नहीं, सिर्फ बात कर रहा है। तो मेरे पास वो तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद आया सामने, मैंने वो पूरी वीडियोस देखी। अच्छा, तो मैंने उससे बोला एक काम करो, दोबारा देखो, पूरी दोबारा देख के आया। फिर वो दोबारा देख के आया कि मैंने देख ली, उसका पैशन चेक हो गया ना। फिर मैंने बोला एक बार और दोबारा देख कर आओ, और इस दफा जब तुम आओगे तो फिर मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा। अब मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, टूल नहीं आते मुझे, ठीक है। तो तीसरी दफा जब वो आया तो मैंने रैंडमली उनकी एक वीडियो लगाई, और उनकी एक बात उन्होंने कर रहे थे इमरान भाई। तो मैंने वो बोला अच्छा ये जो कह रहे हैं क्यों बोला उन्होंने, उसने जवाब दे दिया मुझे। उसका मतलब मैंने कहा उसने वाकई सीखा है। तो मैंने बोला आज से तुम जो है ना वो मेरी डिजाइनिंग टीम थी उसके साथ बैठ जाओ, क्या काम करो। तो उसने डिजाइन करना शुरू कर दिया। टुडे जमील इज माय परमानेंट डिजाइनर। क्या बात। और मैं आपको अभी इस पॉडकास्ट के बाद अभी उसका काम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या बात। उसको इंग्लिश नहीं आती, बट डिजाइनिंग ना चैट जीपीटी यूज करना आता है, ना रिसर्च करनी आती है, ना कुछ आता है, उसको समझाना पड़ता है। लेकिन जब वो ग्राफिक डिजाइनिंग करके निकाल के देता है ना बाहर की, तो आपको पता लग रहा होता है कि यार इस बंदे ने काम किया। मैं ये समझता हूँ कंपनी कोई भी चलती है 2 चीजों के ऊपर, सेल्स और एचआर, मतलब आपकी रिसोर्सेज, एम्प्लॉय रिसोर्सेज और क्लाइंट की रिसोर्सेज, ये दोनों आपका इक्विलिब्रियम बनता है तो कंपनी जो है ना वो ग्रो करती है। तो अब हम बात करते हैं इनसे सेल्स के हवाले से कि क्लाइंट्स को किस तरह पिच करते हैं, क्लाइंट्स के लिए क्या फनल है, किस तरह बाय रेफरल ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, या उसके लिए इंसान को अगर अपनी सेल बढ़ानी है कोई भी एजेंसी को या कोई भी बिजनेस के अंदर, तो सेल्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी उसामा भाई। देखिए B2B बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, स्पेशली जब आप सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको रीच अपनी जो है ना बढ़ानी पड़ती है।
जैसे हम यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जब बाहर जाएगी पब्लिक में तो कुछ लोग देखेंगे, तो उस अब वो लोग देख के आपके पास जो वैल्यू आप बता रहे हैं, तो अपनी पॉडकास्ट हो या कोई वीडियो हो, कोई सेशन हो, कोई आप इवेंट पे सेमिनार में जा रहे हो, कोई ऐसी जगहें हो, या भले 5 लोग आपस में दोस्त बैठे हों और वहां पर बात कर रहे हो, तो वहां पर जब आप बात करते हैं ना, तो उसमें से कुछ वैल्यूज समझ में आती है दूसरे को, यार सही। और बंदा जज भी करता है कि यार इसकी बात यार इसको कोई काम है जो आता है, हाँ। ये काम ना अपने काम के बारे में इसका ये माहिर है। तो ये जब आप वैल्यू देनी शुरू करते हैं ना, तो जब अब ये एक वक्त आता है कि आपको एक ब्रेक मिलता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसे ही है। जब ब्रेक मिलता है आपको, तो फिर आपको ये रीच अच्छी हो जाती है, आपको हर जगह जब आप सर्च करते हैं आपके डोमेन के बारे में, तो आपका नाम थोड़ा सा प्रोमिनेंट आना शुरू हो जाता है। ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। ये सेल्स फनल और फलाना और ढिमकाना, और मुझे लगता है ये जो मैंने कभी नहीं किया। हमने 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी टीम बोल रही थी कि आप समझिए हमने करना है। तो हमारी सेल्स टीम में मेरे पास रेफरल्स आ रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर खुद बहुत लोग आ रहे होते हैं, तो वो उसकी एक सेल्स की टीम है छोटी सी, वो देख रही होती है। अब वो मुझे पुश कर रही है कि यार हम जो ऐड बनाते हैं, अभी हमने बनाया भी था अपना छोटा सा एक ऐड, तो हम करते हैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते। तो अगेन अपनी टीम को की सुन लेता हूँ मैं, चलो ठीक है तुमने बोला तो चलो बना लेते हैं। तो हमारा कोई मार्केटिंग करने का, आउटरीच करने का कोई मेथड नहीं है, लेकिन हम अब करना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी सेल्स टीम बोल रही है, मेरी टीम बोल रही है हमने करना है, हम बोलते हैं चलो ठीक सही। लेकिन सबसे अच्छे और आपको लंबे लॉन्ग टर्म क्लाइंट जब भी मिलेंगे जब आप अपनी वैल्यू बताएंगे लोगों को और वो सुन के आएंगे आपको। सही है। और रिजल्ट्स ऑब्वियसली उनको मिल रहे हो। बिल्कुल, रिजल्ट तो आपको ऑनबोर्ड होने के बाद मिलेंगे, वो चलो वो रिटेंशन है, अभी एक्विजिशन में बात करते हैं। हाँ सही है। तो वैल्यू देना शुरू कर, चाहे वो 5 लोगों के दरमियानी क्यों ना हो। फिर मुझे लगता है, और एक कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है कि एक बंदा हो, जरूरी नहीं वो सीईओ ही हो, वो आप सीओओ भी हो, आपकी बात करने की स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप लोगों को समझा सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी वही वाली बात है, आप आइंस्टाइन हैं, आप बता सकते हैं कि आइंस्टाइन, तो उस बंदे को आगे करना चाहिए हर कंपनी को कि यार तुम जाओ और हमें रिप्रेजेंट करो। जिस तरह यहाँ पे मैं हूँ, मैंने जो सीखी है, मुझे तो आती भी नहीं थी सारी चीजें। मुझे याद है ICMA के अंदर जब हमारा एक दफा कंपटीशन हुआ था, तो मेरे पैर कपकपा रहे थे। हाँ, पहले मैं खड़ा कर दिया था स्टेज पहले दिन तो ऐसे ही होता और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो है वो 10,000 लोग जो पीछे बैठे हैं, और मैं 10,000 तो ज्यादा हो गए, 1,000-2,000 लोग बैठे हुए, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, बल्कि वो होस्ट आगे उसने माइक खींचा, बोला मैं निकल यार बस हो गया कब तक बोलता रहेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका वक्त के साथ आता है। और ये कि इसको जब तक आप फेस नहीं करोगे ना, हमारा भी ऐसे ही था जब हमने मेरी बैठक लॉन्च करा था, उस वक्त हम होटल्स पे करते थे, उसके बाद फिर हम बड़े सेशंस भी करने लगे। तो जब हम खड़े होते ना, बिल्कुल लिटरली ऐसा होता है कि आपकी टांगे ना कपकपाती हैं। शुरू के 3-4 सेकंड जो होता है ना, लगता है शेक हो रही है, 3-4 सेकंड गुजरते हैं, उसके बाद सब सेट हो जाता है। और जितना फेस कर, फिर हमने एंड में किया, PhD डॉक्टर्स थे, सब बैठे हुए थे, वो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी उधर आर्ट्स काउंसिल के अंदर ना, तो वहां पे 1,000-1,500 लोग बैठे हुए। अब हम खड़े हुए और हम बात करने लगे एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, सामने PhDs बैठे हुए, मतलब कोई गलत बात बोली पकड़ लेंगे ये लोग। तो लेकिन वो ये कि आहिस्ता करते करते आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होती है कि आप लोगों के सामने। यार मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल ना वहां से भी बेहतर होती है कि भाई मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल है जेन्युइन। अगर मुझसे यहाँ पर आके एलेक्स बताता हूँ, आप बैठा देना उसको मेरे साथ, मेरी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है, वहां पर शायद मैं मार खा जाऊं, लेकिन अब मेरे ट्रांसलेटर बैठा हुआ और एलेक्स बताता बैठा हुआ, और एलेक्स बताता गुरु है फेसबुक एड्स का, ठीक है। निक शैकलफेल्ड को बैठा दें, तो मैं तो उनको बोलता हूँ अब्बू है फेसबुक एड्स, ठीक है। तो वो भी बैठा ना मेरा बराबर में, तो मैं अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखूंगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस, मुझे इतना आ गया है अपनी फील्ड के अंदर, मुझे हर निटी-ग्रिटी इसके बारे में पता है, तो मैं झिझकूंगा नहीं। ये झिझक तब आती है जब आपको लगता है यार मैंने कोई बात कह दी ना, अगर इस बंदे ने पकड़ ली है तो मैं इस पर कॉन्फिडेंट नहीं, तो वहां पर आपका शेक होता है कॉन्फिडेंस। ऐसा ही है। लेकिन जब आप अपनी बात पे पूरे फिट होके बैठे होते हैं ना, तो आप, हाँ ये अलग बात है कि वो 10 बातें करके जाएगा जिससे मैं बहुत सीखूंगा, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक बात गलत कर रहा है और मुझे पता है ये बात ही ठीक नहीं है, मतलब मैंने 10 पोस्ट देखी निक शैकलफेल्ड की जिसमें मैं आई डिसएग्री, ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, लेकिन आप रख सकते हैं डिसएग्रीमेंट। क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं होना, ये चीज नहीं है,
यानी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, निक शेकलफील्ड ने एक पोस्ट लगाई थी, निक शेकलफील्ड से एलेक्स सदातोव था, उसने एक पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन के ऊपर कि बहुत पुरानी बात है 2-3 साल पहले कि एड सेट के अंदर आपने ऑडियंस का कोई हुक था, ओ सॉरी नील पटेल था, नील पटेल था, तो उसने एक पोस्ट लगाई थी कि आप ऑडियंस को क्रैक कैसे कर सकते हैं एड सेट लेवल पर। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी कि एड सेट का तो गेम ही खत्म हो गया, अब तो एड्स पे गेम है। लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी कि तुम कौन से नहीं, उससे बड़े हो गए, तुमसे बड़े हो गए, तुम फलाना हो गए, तुम गाना हो गए। आज वही सारे गोरे इंक्लूडिंग निक शेकलफील्ड, एलेक्स सदातोव, नील पटेल, सब बोल रहे हैं कि गेम इज शिफ्टेड टू क्रिएटिव, एड्स लेवल पे गेम आ गया आपका सारा। और भाई 2 साल पहले बोली थी मैंने बात, ठीक है। तो आप पकड़ लेते हैं और कॉन्फिडेंटली रखते हैं कि भाई यही गेम है, ऐसे ही यही होगा। गैरी वी यही बोलता है, गैरी वी के ऊपर आप अपनी उसकी प्रेडिक्शंस पे अगर जाके थोड़ा यूट्यूब देखें ना, तो उसने दो साल ऐसा ही है, उसका भी ऐसा ही है, यहाँ चला जाएगा, रील शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आगे जाएगा। तो कुछ प्रेडिक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन किया था, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, यार मेरा एक्सपीरियंस ही कह रहा है कि यही है और मैं इस पर मुतमईन हूँ, तो मुतमईन हूँ अगर अंदर में, तो फिर आप बात रख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। सही है अपने अंदर। जब भी किसी फील्ड के अंदर मैंने देखा है कि एक लेवल होता है, हमारे भी एक उस्ताद हैं शेख आतिफ अहमद को भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो उनसे हमारी मुलाकातें भी रही होंगी, हम क्लोज सेशंस में भी रहे बहुत ज्यादा। तो वो कहते थे कि जब बंदे एक एक्सीलेंस पे पहुंचते हैं ना अपनी फील्ड के, तो एक वक्त ऐसा आता है उसके ऊपर ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन उसके ऊपर ना इल्हामात आना शुरू होते हैं उसकी फील्ड से रेलेवेंट। कि जैसे आप अभी कह रहे हैं ना कि मुझे पता लग गया, तो वो आपने कहीं पढ़ा नहीं होता है ना कहीं देखा होता है, बट आपका सिक्स सेंस के अंदर से आ रहा होता है, आपने इतना काम कर लिया होता है, आपको पता होता है कि यार ये जो है ना ये होने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक्सीलेंस की, और हमारी कोशिश भी यही है कि एक इंसान, 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक वो मैं कहता हूँ जो जिससे अपना आप नहीं समझ रहा, और एक वो इंसान जो कि 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की टीम चला रहा है, या फिर 1000 लोगों की। इन दोनों में डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं ना। तो एक इंसान वहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा और एक्सीलेंस कैसे मिलती है? आपने कहा कि आपने इससे पहले बात करी थी कि जब मेरी कोशिश थी कि मैं जिस भी फील्ड में गया हूँ ना, वहां पे अपना लोहा मनवाया है मैंने ना, कि यार ये वाला काम है ना, ये जाके इससे करवा लो, ये कर देगा ये वाला काम। तो वो जो एक्सीलेंस की अचीवमेंट है आपकी फील्ड्स को लेके, वो एक इंसान कैसे अचीव करता है? और बड़ा आसान है। देखें, मैंने आज अगर 70 लोगों की टीम बना ली है, तो अगर मुझे 500 लोगों की कंपनी बननी है और वो मुझे नहीं आती क्योंकि मैं वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं हूँ, तो जो 500 लोगों की कंपनी की टीम बना के बैठ चुका है ना, तो मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। हाँ, उसको अब यहाँ पर आप जितनी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वो आपने थोड़ी देर के लिए आपको साइड पर रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें बड़ी एक फाइन लाइन है कि आपकी कुछ यूएसपीज होती हैं, उनको आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीम बिल्डिंग पे बात करूं, तो मेरी टीम बिल्डिंग की कुछ यूएसपीज हैं जो बहुत अलग होंगी बाकियों से। अच्छे कुछ लोग बोलेंगे क्या बकवास बात कर रहा है भाई, मेरे लिए प्रूवन बात है, मेरे लिए चल रही है, मैंने 10 लोगों से लेके 70 तक कंपनी बनाई है ऐसे ही, और सस्टेन करते हुए बनाई है। तो जिन चीज जो मेरे लिए प्रूवन ठीक है, उन पे मैंने नहीं छेड़ना। हाँ, कुछ चीजें होंगी जो मुझे सीखनी पड़ेंगी। 500 लोगों की कंपनी कैसे बनती, यानी फाउंडेशन, यानी मेरी कोर वैल्यूज के ऊपर, हमारी 7 फिगर जो मेरी कंपनी है उसकी मेरी 4 कोर वैल्यूज हैं, ठीक है। इस पे मैं रटा दी है मैं तोते की तरह अपनी कंपनी के अंदर एक एक बंदे को। नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 डेडिकेशन, एंड नंबर 4 हैप्पीनेस। ये 4 चीजों के ऊपर मुझे कोई भी बंदा आके बोलेगा ना, ये एक चीज तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा अच्छा, वैसे भी इसमें कॉम्प्रोमाइज जो आपने हैप्पीनेस है वो तो एक बंदे की जरूरत है, और आपके लिए क्या उस बंदे के लिए भी अच्छा है कि लेकिन और कितने कंपनी इंप्लीमेंट करती हैं। हाँ, नहीं ऐसा ही है, पॉलिटिकल कल्चर है और पता नहीं क्या। मैं भुगत के आ चुका हूँ, पॉलिटिक्स हुई है अगेन था, मतलब वो उनका वो काम कम करता है, पॉलिटिक्स ज्यादा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो आप जब हैप्पीनेस या मैं एक पॉडकास्ट में बात कर चुका था आपके तो से भी प्लेटफॉर्म के, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, एक आयत है कुरान पाक की, फालम्मा फजूरा व तकवा, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इंसान के अंदर वदियत कर दी है, उसके अंदर जो अच्छे बुरे की जो इल्म है ना, उसके अंदर पहचान सकता है। हाँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ना गलत काम, आपको अंदर पता है आप गलत कर रहे हैं, आप दूसरे के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं ये जो चीजें नहीं अपनी टीम के अंदर ना, मैं जिस तरह कूटते नहीं लाल मिर्च से, कूट के मैं डाल के घुला चुका हूँ अपनी टीम के अंदर कि ये थी ना, उसके बावजूद अगर वो करते हैं तो आइडेंटिफाई तो हो जाता है ना एक पॉइंट तक यार ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम उसको फिर निकाल देते हैं। सही। लेकिन
ये सारी चीजें अलग हैं। कोर वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई करें और फिर आगे देखें क्या कर रहे हैं। अब देखें, बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैंने एक चीज सीखी। मैंने एक क्लाइंट थे हमारे, यूरोप के बहुत बड़ा ब्रांड था, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से अप्रोच किया था। मैं तो थोड़ी देर के लिए शॉक में था कि हमें प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। तो उनका फेसबुक एड्स का बजट था, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स शायद मिला के ब्रांड में, ये $2.5 मिलियन महीने का बजट था, $2.5 मिलियन, और उनके प्रोडक्ट थे 80। बहुत हेक्टिक। आप एक काम करना, थोड़ी देर के बाद इसको एक अपने जो टॉप मीडिया बायर हो ना, टॉप का मीडिया बायर, उससे बनना ये 80 प्रोडक्ट का कोई भी हो सकता है, पर $2.5 मिलियन का बजट स्प्लिट करके दिखाओ। बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ इतना सा कर ले, स्ट्रेटेजी बात की बात है, स्प्लिट करना ही जो है ना वो बड़ी, बजटिंग का स्प्लिट कर ले तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा बजट है और उसको कितनी मुश्किल लगना है। छोटे मतलब बहुत कम प्रोडक्ट है इसके, और बजट बहुत बड़ा है। तो हमें प्रोजेक्ट मिला, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना। अच्छा, ठीक है, मैं फंस गया था। वही चैलेंजिंग फेज चैलेंज आ गया ना। मैंने मेरा ख्याल है उस वक्त तक मैंने सबसे हाईएस्ट बजट हैंडल किया हुआ था 4-5 करोड़ महीने का। तो ये 56 करोड़ बनते थे उस वक्त डॉलर्स के में, जब मैंने लगाया था 56 करोड़ और 5 करोड़ 10 गुना बड़ा बजट मुझे मिल गया है। तो मैंने 2-4 मेरे दोस्त थे जो बाहर काम करते हैं, एक तो फेसबुक में काम करता है, तो मैंने उनसे एडवाइजेस लेंगे, यार ये सीन है और मुझे कनेक्ट करवाओ कोई राइट लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझे एजेंसी लोगों के साथ कनेक्ट करवाया कि जो बड़े बजट्स पे काम करते हैं, उनसे मैंने बजटिंग सीखी। आपको बड़ी हैरत बात बताऊंगा, उनसे बजटिंग सीख ली मैंने। एड्स वाली बात उनको भी नहीं पता थी। अच्छा, जब मैंने उनको समझाई ना ये बात कि एड्स लेवल की, बजटिंग तो करके दी थी उन्होंने, लेकिन मैंने कहा यार मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, ये आपने मिस्टेक हुई आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप इस तरह ही एड सेट की टारगेटिंग करोगे। मैंने कहा यार आप जब टॉप ऑफ द फनल या व्हेन यू आर गोइंग ब्रॉड, तो आप तो टारगेटिंग नहीं करते। तो उसने कहा ये की क्या बात है, समझो नहीं। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि यार वो इतनी बड़ी एजेंसी में बैठा हुआ है, मुझसे बड़ा बजट हैंडल कर रहा है, उसको ये बात नहीं पता। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत छोटी बात थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जो उसके लिए बहुत छोटी बात। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो आपको जो नहीं आता वो आप सीखते हैं सर झुका के, ऐसे ही है। ठीक है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता था आपके पास, आप उस काबिल नहीं है बात करने के। अब हमारी सोसाइटी में है उल्टा। हाँ, मैं इवेंट में गया और इवेंट में जाके एक बंदे को बड़े अच्छी तरीके से जानता था, वो मेरे पास 2 हफ्ते पहले मेरे ऑफिस आके मुझसे एडवाइस ले रहा था उस बात, जिसको टॉक दे रहा था वहां बैठकर। ये तो अलविया है ना हमारा, ये अलविया है। तुझे पता नहीं है, तूने सिर्फ स्पीकर बनना है और तूने टॉक देनी है ऐसी। मुझे एक दफा सेशन में इनवाइट किया, उन्होंने बोला यार आप टीम बिल्डिंग में सेशन दे। मैंने कहा भाई मुझे टीम बिल्डिंग आती नहीं है। क्योंकि मैं जो सेशन आप कर रहे हैं वो बड़े लेवल पे सेशन है, उसमें बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ है। मैं 50 लोग नहीं बना, उसको मैंने 50 मेरी टीम 50 भी नहीं थी। मैंने जब 50 लोगों की टीम ही नहीं बनाई, तो मैं जो ऑलरेडी 150-200 कंपनी बना के बैठ चुके हैं, मैं क्या एडवाइस कि तुम टीम बिल्डिंग सीख लो मुझसे। ऐसे ही। तो मैं, हालांकि मुझे आती है, लेकिन मैं मेरी क्रेडिबिलिटी वहां पे नहीं होती, क्योंकि मैं अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, आपको समझनी है कि यार मैंने क्या काम कब करना है, कैसे करना जरूरी है। इसके अंदर जैसे कि आप भी कह रहे हैं ना कि हमारे में तो बहुत ज्यादा आम है, बल्कि हम हैं, और मैं तो अभी भी नहीं कहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमें पता है कि हम पाकिस्तान में टॉप 5 में आएंगे। जहाँ भी रिसेलिंग या होलसेल की बात होगी, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बट उसके अंदर ये है कि मैं तो ये भी देखता हूँ कि अभी बिल्कुल आपकी अभी 6 महीने में आए हो, सीखे हैं साल में। अभी मैंने एक बंदे को देखा, हाँ भाई, वो पिछले साल तक ड्रॉप शिपिंग कर रहा था ना, और उसकी ट्रेनिंग दे रहा था वो। इस साल वही बंदा पीएल सिखा रहा है, लोकल पीएल ना। तो मैंने कहा ये किस तरह 1 साल के अंदर इतना एक्सपर्ट बन जाता है 6 महीने में। वो कनेक्ट करे ना मेरी वो बात। हाँ, he wants to be a millionaire at the age of 30। बिल्कुल ऐसे ही वो दिमाग है उनका। तो वो पीएल, अच्छा लोग पीएल की तरफ जा रहे हैं, तो आओ मैं भी इसकी तरफ चले। अभी और अब आपको पता है कि आई फर्मली बिलीव इन प्राइवेट लेवल लोकल कॉमर्स आज भी। बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ आप ब्रांड बनाए, प्राइवेट लेवल ब्रांड, इतने लोग आते हैं वाइट लेवल के, हाथ में पैसा रख के, तो सामने लेट्स डू अ पार्टनरशिप। मैंने से यार आई डोंट बिलीव इन वाइट लेवल, ऐसे ही है, लॉन्ग टर्म गेम। मैंने अभी हम हर साल में एक कोर्स, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, नॉट कॉल्ड कोर्स, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ साल में 1 दफा।
उसमें मैं इसलिए कराता हूँ कि मैं ट्रेन कराता हूँ, उसमें एक बंदा निकालता हूँ, सारे कर लेता हूँ, एक बंदा 2 बंदे। अभी भी मेरे पास एक स्टूडेंट है मेरा 1-2 जो मेरे पास काम कर रहा है मैनेजर पोजीशन, तो मैं यही मेरा प्रोसेस है। तो मैं प्राइवेट लेवल पे ही ट्रेनिंग देता हूँ। हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, काशान ने ब्रांडिंग की बात की थी, मैंने मार्केटिंग की बात की थी। तो आज व्हाइट लेवल आप ठीक है, मार्केट मैच्योर हो गई ना, प्राइवेट लेवल की मार्केट, जो प्राइवेट लेवल 2 मिलियन में लॉन्च हो जाता था, आज प्राइवेट लेवल लॉन्च करने के लिए 4 मिलियन भी कम पड़ता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट सैचुरेट हो गई मेरी, तो अब मुझे तो व्हाइट लेवल पे आ जाना चाहिए, पैसे भी बनेंगे मेरे। ऐसा ही है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन व्हाइट लेवल, तो मैं व्हाइट लेवल ना करता हूँ ना कभी। हाँ, शुरू किया था मैंने, मैं लोगों को मना नहीं कर रहा कि व्हाइट लेवल नहीं करो, ड्रॉप शिपिंग नहीं करो, बट अल्टीमेट मैं नहीं कर रहा। और मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पे बात कर रहा हूं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, फिर आपकी वो सेल्फ अवेयरनेस है कि आपके पास पैसे नहीं है, अब आप कर ही नहीं सकते, आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करोगे, इवेंचुअली व्हाइट लेवल पे आओगे, इवेंचुअली प्राइवेट लेवल पे आओगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप मुझसे आगे बोल रहे हो व्हाइट लेवल बता दो, मैं बोलूंगा भाई आई डोंट बिलीव इन व्हाइट लेवल, मैं बता ही नहीं सकता, बताऊंगा ही नहीं। आता है मुझे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सही आपको लगता है कि वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो लोग है ना, वो सिर्फ लूप होल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सट्रीम कॉमर्स बढ़ा जा रहा है, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो $1 ट्रिलियन डायनासोर था, वो छोटी सी बकरी थी, पाकिस्तान की मार्केट है, वो बकरी के ऊपर आ गए ना, आ गए बकरी के ऊपर। जब बकरी दाना, मैं शुरू से यही बात करता हूँ कि आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो दूसरों को, मतलब हम उस वक्त होलसेल में थे या फिर हम जब स्टार्ट किया तो लोग कहते थे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो मैं कभी भी ना किसी को ये नहीं कहता कि यार पीएल में कुछ नहीं है या इसमें कुछ नहीं। हर बिजनेस मॉडल अपने हिसाब से, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा है। पीएल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं एक वक्त में आके एक्सट्रीमिज्म अख्तियार करके मैं बोल दूं नहीं लोकल पीएल ऐसा है, फिर बाद में फिर वक्त आता है कि आप देखते हो कि आप खुद भी जो है ना, भाई अच्छा होगा, आपको नहीं आता तो आप बात नहीं करें। जिस चीज के बारे में इल्म नहीं है उस चीज को आप बुरा नहीं कहो, आप ये कहो कि नहीं यार ये एक अलग साइड है, उसके ऊपर जिसकी एक्सपर्टीज है वो बात कर लेगा। लेकिन आपका जो है, हाँ अमेज़न अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन लोकल पीएल के लिए आप इससे मशवरा करें जो कर रहा है पहले से, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बताया कि एक्सीलेंस के लिए आपको कोई एक बड़ा अपना तयन करना है, जैसे कि अभी मैंने अभी कोई पिछले महीने जो है ना, वो कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने सिर्फ इस चीज में लगाए। जिशानुल हसन उस्मानी को आप जानते हैं, मैंने उनका सेशन लिया, कोई $78 का, $80 का होता है, आधा घंटा वो देते हैं। फिर मैंने और लोगों के भी उसके अंदर लिए, वो माशाल्लाह मुझे लगता है उनकी नेट पत अच्छी खासी है और हमसे ज्यादा ऊपर है ना, मतलब 500 करोड़ या 1000 करोड़ की जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर आपने आगे पहुंचना है एक कदम, तो ये भी बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। कि अब लोग ये कहते हैं कि यार उसको पैसे क्यों दें, मैं कहता हूँ वैल्यू है उस बंदे की यार, उसको पैसे दो और वो आपको सिखाएगा। हमारे पास फ्री वाला भी तो चक्कर है बहुत सारा, फ्री कर लें, मतलब हाँ, फ्री कर लें, लेकिन करें तो सही। मैं आज भी पेड कोर्सेज करता हूँ, मतलब मैं जहां मुझे मिलता है कि यार अच्छा कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, चाहे पेड ले रहे हो चाहे फ्री ले रहे हो, ये आउट ऑफ डिस्कशन चीज है, सही, पेड और वर्सेस फ्री, सही, इसको छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। असल क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, वो है कि सिखा कौन है। हाँ, अगर इमरान अली दीना मुझे फ्री सिखा रहे हैं तो मैं सारे पेड कोर्सेज को कचरे के डब्बे, हाँ ऐसा ही है। अगर मुझे कोई एरा गैरा नत्थू गैरा फ्री सिखा रहा है, मुझे लेने का टाइम लेना ही नहीं है मुझे, हाँ, वो ट्रेनिंग। तो आप हमेशा लुक अपॉन करें कि बंदा कौन है जो बैठ के मुझे सिखा रहा है, उसने वो सारे काम पास में किए हैं, क्या उसने अपने बड़े बजट हैंडल किए हैं, क्या उसने एक ब्रांड को स्केच उठा के बनाया है, क्या उसने मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम किया है, तो वो कितने बड़े क्लाइंट है, उनके साथ उसकी अचीवमेंट्स क्या है, और उससे पता लग जाता है उसका कितना नंबर ऑफ ईयर का एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लोग उसको किस तरह जानते हैं, गालियां तो नहीं दे रहे उसके बारे में, ठीक है। तो वो जरा आप अपनी स्क्रूटनी करें, फिर देखें। अच्छा, अब ये मैंने देखना है वो फ्री दे रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप ले लो। अगर वो पेड का ट्रेनिंग है तो फिर आप ये देखें वो कितनी है, आप इन्वेस्ट करें। आप जब आईबी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, क्या आप ये सोच के जाते हैं कि मुझे कौन टीचर पढ़ाएगा? ऐसा ही है, गलती यही है, हमारी गलती है शुरू से कि किसी। अच्छा, अब मैं चले इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ कि कोई भी बंदा सीखना चाहता है या कोर्स लेना चाहता है या अपनी एक जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, वो जैसा सीख रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, दूसरा ये कि यार उसको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेगा? देखें, सबसे पहली चीज तो यही है कि वो देखे। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ भाई मैंने कभी जिंदगी में फेसबुक मार्केटिंग नहीं करी, मुझे आप फेसबुक मार्केटिंग सिखाते। अब मेरे लिए बड़ा आसान है,
मैं कैमरा रखूं मेरे पास, अच्छा मैंने पूरा बता दिया, 1 महीना लगाऊं मैं और बोलूं अच्छा भाई ये मेरा कोर्स है तो आप 500 रुपए में खरीद लो, पता नहीं कितने पैसे बना लो, कितने पैसे बना लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप ये चीज, ये बेसिक्स हैं, ये सारी चीज आप फेसबुक ब्लूप्रिंट से सीख सकते हैं। मैंने हमेशा ये देखा कि आप उसको वो कर रहे हो भाई। मैं मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा बंदा होगा, हाँ। मैं गारंटी कर सकता हूँ दूसरा बंदा नहीं है जो फेसबुक ब्लूप्रिंट बेचता हो इस तरह मैं बेच रहा हूँ। आप बहुत बेचते हो। मैं हर पॉडकास्ट 2-3 साल से फेसबुक है ही यार मेरा। आपको पता है मैं हर 6 महीने के बाद मेरे कैलेंडर के 4 दिन बुक्ड होते हैं और वो पूरे दिन ना मैं उसमें ट्रैवलिंग करता हूँ, करता भी हूँ तो फिर मैं उस पर बैठ के देखता हूँ कि मैंने क्या करना है। 4 दिन नो मीटिंग्स, नो टीम मीटिंग्स, नो इंटरनल मीटिंग्स, नो क्लाइंट मीटिंग्स, नथिंग। वो 4 दिन मैंने फेसबुक ब्लूप्रिंट करना है बैठ के। अच्छा जी, हर 6 महीने के बाद। बड़ी बात, आज भी बता रहा हूँ आपको ये, देखे ना कितना, क्योंकि वो अपडेट हो रहा है और वो फेसबुक कर रही है अपडेट। मतलब आप इमेजिन करें आसानी से अपना कोर्स बना सकते हैं और वो बेच सकते हैं। मुझे क्या करना है, फेसबुक ब्लूप्रिंट मैंने पढ़ूं और मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं और बोलूं ये लो मेरा कोर्स आ गया, वो कोर्स आ गया। ऐसे ही है। अच्छा, अब जब मैंने पहले तो इस लोगों को बताना है कि भाई जहां पर अब दुनिया खुल गई है, इंफॉर्मेशन दौर के अंदर आप रह रहे हैं, आपको गूगल सीखनी है, डिजिटल ग्राफ से सीखेंगे फिर आप वो। अगर अभी मैंने कोई फीस लगा दी है $20 फीस है, गूगल से सीखें जाके भाई, मुझसे क्या सीख रहे हैं आगे। सर्वन फाउंडेशन, फेसबुक ब्लूप्रिंट फेसबुक से सीखे हैं, टिकटॉक अकेडमी से टिकटॉक सीखे हैं। मेरे पास क्यों आना आपको? आप मेरे पास तब आएंगे या किसी और के पास तब जाएंगे। ये 1-to-1 मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच है कि यार नहीं 1-to-1 तो बात की बात है। मेरे जैसे लोगों के पास या अपनी फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं आप तब जाते हैं जब आपके पास फाउंडेशन पता होता है कि प्लेटफॉर्म टूल कैसे चलता है। अब देखें ना, मैं अपनी ट्रेनिंग मैंने दी है कोई 45,000 चार्ज की, हाँ, एक बंदे से, वो खत्म कर दिया आपने, दे रहे हैं अभी एंडिंग पे। कल हमारी लास्ट एक क्लास हुई है, सही से मैं उसमें बैठ के दिखाऊंगा हाउ टू एग्जीक्यूट मार्केटिंग कैंपेन। नहीं वो उसका भी टाइम आया, मेरा भी टाइम आया, उसको बोलेगा मैंने इसलिए पैसे दिए थे। तो मैंने उसको पहली मीटिंग में, पहली क्लास में बोला कि मैंने कहा सबका टास्क है कि आप सबने ब्लूप्रिंट कंप्लीट करना, उससे आपको टूल्स आ जाएगा सिखाना। मैं आपको वो सिखाऊंगा जो टूल में चीजें नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं, आप अपनी मार्केटिंग के डाटा को यूज करते हुए एनालाइज कैसे करते हैं, आप वो नर्व्स कैसे पकड़ते हैं कि मेरी मार्केटिंग प्रॉब्लम है, मेरी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे क्रिएटिव्स के अंदर प्रॉब्लम है। मैं ये बताऊंगा आपको। मैं बताऊंगा डिसीजन कैसे लेते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, मैं बताऊंगा बजटिंग कैसे करते हैं आप, मैं बताऊंगा एड्स कैसे बनाते हैं आप, मैं बताऊंगा आपने एड्स बना के आप एड्स को कैसे स्टडी करेंगे कि मेरा एड कहां पर परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरा हुक में प्रॉब्लम था, मेरी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम था, मेरे सोल्यूशन में प्रॉब्लम था। तो ये डेप्थ की चीज है, यही चीज है। मतलब अगर आपको एक्सपर्ट बनना है यही चीज है जो मार्केटिंग कैंपेन कैसे लगती है, फनल क्या होता है, टॉप क्या होता है, ये मैंने नहीं बताना, हालांकि मैंने भी बताया था अपनी ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन मेरा बहुत कम फोकस था। एक क्लास के अंदर मैं सब कुछ बता दिया था। मेरे मेन एम्फसाइज था कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, फनल। इसके अंदर आप फनल के अंदर कौन सा पार्ट में कौन सा क्रिएटिव आप कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर के साथ, बॉटम में आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने साथ। तो मैंने ये चीजें सिखाई हैं। इसके लिए पैसा दोगे ना तो मैं भी सुकून से सोऊंगा रात में, ठीक है, और आप भी बोलोगे हाँ कुछ वैल्यू डिलीवर करिए। ऐसे कुछ लोग इस पे भी गालियां देंगे, हाँ वो तो एक कॉम है जो कि इस पे भी वो है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो वही सीखना है, मैं तो जाके ब्लूप्रिंट से सीख लेते, मेरे पास क्यों आए हो। तो आप पहले तो स्टडी करें कि आपके इर्द गिर्द, मैंने सुना है कि मुझे अमेज़न का नहीं पता, मैंने सुना कि अमेज़न भी जो है वो, हाँ अमेज़न की भी सेलर एकेडमी है, वो सिखाता है। सबसे पहला टास्क आपको नहीं है वो, क्योंकि वो जो बेसिक्स क्लियर कर रहा है वो आपको ये कोई और नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो पहले आप वो बेसिक क्लियर करके आए, फिर आप देखें आपकी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट कौन है। आपको होलसेल सीखना है ना भाई, आप होलसेल एफबीए कौन अच्छा सिखा रहा है, स्टडी करें मार्केट, स्टडी करें। प्राइवेट लेवल कौन सिखा रहा है, जरा स्टडी करें मार्केट। वो बंदा जिसने प्राइवेट लेवल किया उसने कभी खुद किया है प्राइवेट लेवल, क्या उसको लोग जानते हैं प्राइवेट लेवल करने में? ऐसे ही है, वो अमेज़न सिखा रहा है, उसने कभी जिंदगी में अपना अमेज़न खुद किया नहीं किया। लोग समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अपनी स्क्रूटनी करना ना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी आप, अच्छा मुझे बताएं, निक शैकलफर्ड, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग मीडिया बायर ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, ठीक है, उसको जरूरत है कोर्स बेचने की? नहीं है। फाउंडर का कोर्स उसका $3,999 का कोर्स है। आप वो लेंगे, आप गालियां देंगे, क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे यार मैं तो सीखने आता कि स्ट्रेटजीज कैसा लगा।
वो बताएगा ही नहीं। हाँ वो थोड़ी पता है, उसका काम है, बोलेगा भाई मेरे लिए कोई जो $4,000 देके आ रहा है वो इस सीजन थोड़ी आ रहा है। हाँ एलेक्स सदैता को कोर्स बेचने की जरूरत है, ही स्टिल ट्रेन पीपल। गैरी वेनरचक, हाँ उसके अंदर अपना एक कोर्स आया था अभी में मार्केटिंग का, तो इनको जरूरत नहीं है कोर्स करने के लिए, लेकिन सम टाइम यू हैव टू पुट द वर्ड आउट कि मार्केट के अंदर के यार मैं ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। दूसरा इसमें हेल्प आउट हो जाती है कि आप उसमें से रिसोर्सेज भी मिल जाती हैं, बहुत सारी तरीके से कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो जाता है। मैं हायरिंग नहीं कर पा रहा था यार, मैं आपको क्या बताऊं कि हम हायरिंग कर रहे हैं यार, पेप्सी से एक मैनेजर हायर कर रहे थे, हमारा बजट भी अच्छे थे, अब पेप्सी से आ गया। अच्छा, मैं पेप्सी की मार्केटिंग करी है। वह यूटीएम पैरामीटर्स क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब इमेजिन करें आप कि पेप्सी करके आया, तुझे यूटीएम पैरामीटर्स नहीं आइडेंटिफाई करना आता है, कैसे होगा? ऐसे ही है ये तो मार्केटिंग फनल पे मैं कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूंगा, तो बोले ये क्या होता है, मतलब ये क्या सवाल है? वो भुगला गया था, वो आया शायद कर रहा था। तो बजाय इसके कि मैं उन पर इतना दिमाग लगाया करूँ, व्हाई नॉट कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ही एम्पावर करता हूँ कि अच्छा भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाओ, मेरे पास ऐसे ही है। अच्छा, इसके अंदर बताएं उसामा भाई कि अगर कोई शख्स अभी बैठा हुआ देख रहा हो शो, या फिर और उसको एक लेवल का डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या ब्रांडिंग सीखनी है, या उसको उसामा खान बनना है नेक्स्ट, तो वो उसकी क्या, क्योंकि मुझे लगता है जो पहुंच चुके होते हैं ना उनके पास कम वक्त में आपको लेके आगे आ सकते हैं, वो ना उनको तरतीब बता सकते हैं। जिसने खुद स्ट्रगल करी है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि यार ये स्टेप होने चाहिए? लेकिन सबसे अगेन वही वाली बात, सबसे जरूरी चीज ये, पहले आप अपने अप्रोचेबल बंदों के साथ, अच्छा अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप मैसेज डालें उनको जवाब दे दें, सही, जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है उनको अप्रोच करना, तो आप लोग कोशिश करें अप्रोच करने। वो कहीं मीटअप अगर पे बैठे हैं, कोई कहीं आपको मिल गए हैं, तो आप उनके साथ अगर आप बात करें, वो लोग आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। ये जैसे मुझे लगता है मैं बड़ा अप्रोचेबल, मेरे पास कोई आता है अगर और मेरे पास टाइम होता है तो मैं मीटअप में आ जाता हूँ, मुझे कोई इन्वाइट करता है तो मैं वहाँ पे फौरन चले जाता हूँ। तो इसी तरीके से उनके पास जाके तरफ देखेंगे वो सोचते कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम उनके पास लेके जाएंगे, यार ये मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने फील्ड के अंदर चैंपियन होने चाहिए। तो पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ चीजें अगेन जो फ्री पड़ी है, मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग आपने सीखनी है अगेन फेसबुक ब्लूप्रिंट, ठीक है, गूगल की सीखनी है आपने, आप गूगल डिजिटल गैराज, टिकटॉक की सीखनी है टिकटॉक अकेडमी, आपको ब्रांडिंग सीखनी है क्रिस डू, CHRISDO, ठीक है, इसका यूट्यूब चैनल भरा हुआ है ब्रांडिंग से। ऑल्दो इसका अपना बूट कैंप होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो लेने से जरूरत नहीं है फौरन, वो आपने पहले उसको जाके उसका यूट्यूब चैनल पे देखे वो बातें क्या कर रहा है, वो आपको सेल्स की बताने की कोशिश करता है। पता है आपको मैंने क्रिस डू सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? अगर भाई क्लाइंट आता कहता है यार आप बहुत महंगे हैं, तो आप सुना होगा ना, बिल्कुल, ये तो तो कहते हैं आप उससे बोले कि हाँ यस वी आर एक्सपेंसिव, क्योंकि वो आपको तोड़ने के लिए बोलेगा। तो यस वी आर एक्सपेंसिव, आप एक काम करें, मेरे पास 2-3 लोग हैं जो सस्ता काम कर देते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दें। उसकी इज्जत पे गवारा नहीं गुजरेगा, है ना? तो वो बोलेगा नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करनी है, क्वालिटी के तो फिर पैसा ऑब्वियसली। फिर उसको एक बंदे ने उसने बोला कि क्लाइंट आया, उसने बोला कि आप 1 मिनट के एनिमेशन के कितने चार्ज करते हैं? उसने बोला आई थिंक नंबर में नहीं, लेट्स अज्यूम, तो मैं $1,000 चार्ज करता हूँ। ये तो बहुत महंगा, मैं तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, उसने बोला ये काम आप कितनी देर में करके दे देंगे एनिमेशन वाला? उसने बोला 1 मिनट में हो जाएगा, मैं आई विल चार्ज $1,000। 1 मिनट में $1,000? कहता अच्छा, मैं आपको ना ये काम ना अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं सेम यही काम आपको 100 घंटे में करके दूं, हाँ, और $1,000 आपसे लूं, तो सही रहेगा? सही है। हाँ, शक्ल देख रहा है उसकी, कह रहा है भाई मैं आपको स्पीड से काम करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ अपनी इसका, मुझे पता है कि मैंने कैसे। एक जहाज खराब हो जाता है, हाँ, वो सुनी है, एक जहाज खराब हो जाता है, उसका इंजन काम नहीं कर रहा होता, तो बड़े बड़े इंजीनियर लेकर आते हैं, बोलता है भाई मैं $1,00,000 लूंगा अच्छे करने के, वो कहता है मैं $5,00,000 लूंगा। एक बंदा आता है, वो जब सब थक जाते हैं ना, तो एक नॉर्मल सा बंदा होता है, उसको बोलता है भाई मैं आऊंगा और मैं जो है ना भाई $1,00,000 चार्ज करूंगा इसके। वो कहता है ठीक है भाई, तुमने ट्राई कर ले, तू भी कर ले। वो आता है, पूरे जहाज का मुआयना करता है और कहता है, एक हथौड़ा लेता है, एक मारता है और जहाज से जाता है। कहता है यार एक हथौड़ा मारने के, कह रहे भाई एक हथौड़ा मारने के नहीं है, कहाँ मारना है? सही जगह मारने के पैसे हैं।
तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी तरह यूट्यूब के चैनल्स पे जाएं, आपको बहुत मवाद मिल जाएगा। फिर आप लोग अपॉन करें उन लोगों के साथ जो आपको समझ में आते हैं, हाँ ये बात ठीक करता है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, ये जो बात कर रहा है इस पे वेट होता है। उनके अगर आपको कोई सिखाने के लिए आगे आते हैं, मेरे हिसाब से बड़े एसेट्स हैं। उनके पास आपको जुड़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। तो हमेशा आप जहाँ जिस स्टेज पर हैं उससे ऊपर का बंदा देखें और उसकी बात सुने और उसको रिस्पेक्ट दें। ऐसा ही है। और जब आप वहां पहुंच जाएं तो आप, ये जरूरी है कि आप उस बंदे को एक्नॉलेज करें कि यार मुझे इस बंदे की वजह से। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं कि एक्नॉलेज करें आपको किसी मकाम पे पहुंचने के बाद। बस ये वही एथिक्स ऐसा ही है। अच्छा उसामा भाई, आप लोकल ई कॉमर्स की भी हम बात कर लेते हैं कि लोकल ई कॉमर्स को, क्योंकि उसकी भी एक वेव चली है हमारे मुल्क में ना, वेव चलती है ई कॉमर्स की भी ना, डिजिटल वो आया है, ड्रॉप शिपिंग की एक वेव चली, पीएल की एक वेव चली। पिछले साल जो है ना लोकल पीएल एकदम हर कोई ट्रेनिंग आ गई, 4-5 लोग, हर कोई बोल रहा है यार हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। अभी थोड़ी सी कम हो गई है। तो आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की लोकल ई कॉमर्स को, और उसमें अगर कोई प्राइवेट लेबल करना चाह रहा है या वाइट लेबल करना चाह रहा है, आप क्या मशवरा देते हैं? दूसरा ये कि उसको करने की भी क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैं अप्रोचेस के हवाले से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी किसी से बंदे से मिलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसका माइंडसेट वर्क किस तरह करता है, या उसकी थॉट का अप्रोच किस तरह करती है उसकी थॉट ना। तो मेरी यही कोशिश है कि आपकी जो थॉट का अंदाज है उसको मैं डिकोड कर सकूं, उसको मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। तो आप क्या समझते हैं, अगर आप लोकल ई कॉमर्स करेंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो वो बताएं। देखिए, पहली चीज वही, अगेन बैक टू द टॉपिक, आपको अंदर अंदाजा करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सही है। और हर चीज ना एक टाइम लेती है आपका। यानी आप अगर किसी को भी देखेंगे अपनी फील्ड के अंदर अच्छा काम करते हुए, तो उसने एक बहुत लंबा अरसा उसके ऊपर लगाया होगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल करें फिर आप दूसरा 1 साल कुछ और कर लें, फिर आप दूसरा 1 साल कुछ और कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हाँ, ये तब तक करते रहें जब तक आपको चीज अंदर तक नहीं मिल जाए कि हाँ ये काम अच्छा है, मैंने करना है। तो वो जब तक काम ना मिले तब तक आप सोचेस करें, 1-1 साल लगाएं एक फील्ड के अंदर। और स्पेशली व्हेन यू आर इन 20s, ठीक है, 20 से 30 साल तक तो आप मिस्टेक्स करें, ताकि आपको हर तरीके से अंदाजा हो जाए। एक फील्ड है जब आपको मिल जाए तो पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पे लेके आ जाए। सही। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा आपका हमेशा। सेकंड प्रायोरिटी में जब पैसा आएगा तो आपका स्किल्स और क्वालिटी फर्स्ट पे आ जाएंगी। यानी अगर आपकी स्किल और क्वालिटी होंगी तो पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। मैं हमेशा लोगों से, भाई इतना इजी इसका जवाब है। सवाल मैं करता हूँ सबसे कि भाई पैसे तुम्हें कोई क्यों देगा? क्योंकि तुम काम करोगे अच्छा। तो अच्छा काम करना इंपॉर्टेंट हुआ ना पहले। अच्छा काम करना, पैसे आ जाएंगे। पैसे तो खुद आएंगे, उससे मतलब ज्यादा ही आएंगे। हाँ, ज्यादा आएंगे। तो इसको माइंड के अंदर प्रायोरिटाइज कम करना पड़ेगा आपको कि पैसा सेकंड, फर्स्ट मेरी स्किल सेट होना चाहिए। अब मैं कहीं पे इंटर्नशिप कर लूं, मैं कहीं पे कुछ कर लूं, और थोड़ी देर के लिए जब मुझे अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए कि हाँ भाई मैं शायद मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो फिर आपको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। फिर आपको जब आप चाय के होटल में बैठेंगे तो एक दोस्त आएगा, बोलेगा अबे क्या बकवास काम कर रहा है, तो अमेज़न कर। ठीक है, फिर वो दूसरा अच्छा वो फिर अमेज़न पे चला जाएगा। फिर अगले में तू अमेज़न का कर रहा है, तू प्राइवेट लेवल कर रहा है, तू होलसेल कर रहा है। तो फिर वो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको पता चल गया कि आपने 3-4 फील्ड ट्राई कर लिया, आपको समझ में आ गया मैंने ये करने में मजा आता है, तो आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। आप अपने फेसबुक, डजंट मैटर आपके सिर्फ 10 दोस्त हैं फेसबुक पे, आप पोस्ट लगाने शुरू करें, वो रीच होना शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। फिर आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि अगर कोई भी प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाह रहा है अपना ना, एक आम बंदा, वो किस तरह उसकी क्या अप्रोच होगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो करेगा? देखिए, प्राइवेट लेवल लॉन्च सबसे पहले बजटिंग करें। बजटिंग होगी। ये कोई मतलब लोग आते हैं सामने, कितना बजट लगेगा इसके ऊपर, तो ये बहुत बेवकूफ सवाल है। सही। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं कोई पानी का गिलास बेचता हूँ, तो एक पानी के गिलास में 100 रुपए का पड़ेगा, तो मैं 1000 इन्वेंटरी लूंगा तो 1 लाख रुपए की होगी। सही। लेकिन अगर मैं फर्नीचर बेचना चाह रहा हूँ लग्जरी, तो एक फर्नीचर की कॉस्ट ही 40,000 रुपए की है, तो अब वो 4 मिलियन में लॉन्च नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट, हर नीश जो होती है, हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट बजटिंग होती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बजटिंग। आप जब भी प्राइवेट लेवल कोई भी करे तो इट्स हाईली रिस्क मॉडल, लेकिन इस फ्यूचर में जो उसके रिवॉर्ड्स हैं वो अनमैचेबल है। तो 3 महीने की इन्वेंट्री आप इनिशियली लॉक करके चलें। सही है। अब 3 महीने की इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, ये इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपने बोला भाई मैं सोफा बेचूंगा, एक सोफा 1000 रुपए का है, तो हमने कहा चलो 100 सोफे मैंने महीने में बेचने हैं। आपने केपीआई सेट करनी है, तो 100 और 100 या 100, 150 और 200 आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर लगा लिया कि मैंने इतने सोफे बेचने हैं। तो 100, 150, 200 कितने हो गए, ये हो गए 450 सोफे मैंने 3 महीने में बेचने। अब इस 450 सोफा लेने के पैसे हैं आपके पास। सही, वो देख चेक करना है, चेक करें। आप नहीं है तो रखिए कि इसको कम कर दें। इसी तरीके से मार्केटिंग में होगा। सही है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट के अंदर होगा। तो जब आप शीट पे चीजें करेंगे ना, बजट बनाएंगे तो जब ज्यादा आपको ना तो लगेगा इसमें मेरे पास पैसे हैं या नहीं। सही, मेरे लिए बनता भी है, मैं करूँ नहीं कर। मार्केटिंग करना मैं जब बोलता हूँ कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक चीज 100 रुपए की है, उसको 50 रुपए आपको बचने हैं, ठीक है, तो आपका 50 रुपए ब्रेक इवन हुआ। सही, ठीक है। तो आप ये ब्रेक इवन कॉस्ट को निकालें, यानी आपकी इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है। तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट होनी चाहिए, ब्रेक इवन कॉस्ट होनी चाहिए। सही। तो आपकी जब ब्रेक इवन कॉस्ट निकल के आए तो फिर मेरे ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर 3 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कि जब आप उस काम के अंदर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस मौजूद हो, तो आप उस ब्रेक इवन नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर। सही। या आगे 75 रुपीज इंटू हाउ मेनी ऑर्डर यू आर सीकिंग, यानी 100, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 7,500 रुपए, तो ये आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आ गई। अभी 1.5x क्यों किया मैंने, इस पे जाने से पहले मैं आपको बाकी 2 फॉर्मूले बताऊंगा। अगर आप बोले यार मैंने एक्सपीरियंस तो है मुझे, लेकिन 50-50 शोरूम है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप अपनी ब्रेक इवन कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके, बढ़ा देंगे, कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट होगी। और अगर आप बिल्कुल भी उसमें अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत ज्यादा शेकी हैं, तो आप अपनी उस मार्केटिंग ब्रेक इवन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ये आप अपनी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, जो आप जिसमें बहुत एक्सपीरियंस है, आपने एक्विजिशन कॉस्ट को जो 0.5% ज्यादा रखा, या आपने थोड़ा सा रूम दिया है, ब्लीडिंग का रूम दिया। सही है। ठीक है। और ज्यादा भी नहीं है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके 1.5x आपका एक्विजिशन का, यानी आप 0.5% जो 0.5 है वो लूज करेंगे ब्लीडिंग के अंदर, अगर आपके पास ये कॉस्ट आती है। नहीं आती तो आप ऑब्वियसली यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। 2 पे ऐसे ज्यादा होगा, 3 पे ज्यादा होगा। तो जब एक्सेल शीट में बनाएंगे ना अपनी ये सारी, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कितने ब्लीड करूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ नहीं हो सकता, ये सब नंबर आपके आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आप सवाल करें कि क्या मैं तैयार हूँ इस 3 मिलियन को लगाने के लिए। सही। अंदर से जवाब यस आए तो लॉन्च कर दें। सही। अच्छा, एक अमूमन प्राइवेट लेबल को कामयाब होने में या उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, हर तरीके का फेज होता होगा, तो कितना टाइम लगता है उसको सक्सेसफुल होने में या ब्रेक इवन पे आने में? मेरा ब्रांड टेम्पा मैंने 1.5 साल ब्लीड किया है। हाँ, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ ब्लीड होता रहा वो 1.5 साल तक। तो क्योंकि ब्रांडिंग पे मैंने बड़ा काम किया था उस पे, तो आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स लेने पड़ते हैं, उनकी अपनी कॉस्ट होती है, फिर आप एड्स बनवाते हैं उसकी अपनी कॉस्ट होती है, फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं उसकी अपनी कॉस्ट होती है, पैकेजिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उसकी अपनी कॉस्ट होती है। तो 1.5 साल तो ब्लीडिंग में रहा, फिर हमने उसको प्रॉफिटेबल कर लिया, फिर वो दोबारा ब्लीडिंग में चला गया। ये तो चलता रहता है स्केलिंग के अंदर। कुछ मतलब एवरेज अगर आप अच्छा मतलब हर चीज करते रहें, तो कैश ऑन डिलीवरी होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। सही। मैं आई वुड से 2 साल तो आपको लगते हैं। 1 साल में आप ब्रेक इवन करेंगे अगर आपने ब्रांड बिल्डिंग साथ साथ करनी है, और फिर आप दूसरा साल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करके उसको स्केलिंग पे लेके जाएंगे। सही। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने में ब्रेक इवन हो जाता है प्राइवेट लेवल के ऊपर। सही। अगर वो बहुत एकदम से जो है वो क्या कहते हैं, आपका प्रोडक्ट हिट हो गया, मार्केट के अंदर आ गया, तो वो 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन आपको प्लानिंग हमेशा, वो जब आप बजटिंग प्लानिंग करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी होनी है। तो जो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर आपका बजट लगता है ना, ये भी जरूरी चीज है। जरूरी है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का बजट अलग अलग होता है। सही। ठीक है। यानी टेम्फा के ऊपर हमने जुनैद अकरम को भी ऑनबोर्ड किया था, हमजा भट्टी को भी ऑनबोर्ड किया था। जुनैद भाई को हमने ऑनबोर्ड किया था ब्रांड पोजिशनिंग के लिए। सही है। वो बड़े इन्फ्लुएंसर थे।
भट्टी साहब को हमने लेकर आए थे इसलिए कि उस वक्त भट्टी के 90,000 फॉलोअर्स थे, हाँ, ठीक है, और लेकिन वो तेजी से ग्रो हो रहा था, उसको हमने कन्वर्जन के लिए यूज किया था। आप आज भी अगर आप टेम्पा पे जाएंगे तो आपको मेरा भट्टी का मैं बताऊं तो टेम्पा अगर मेरे नाम जहन में है तो भट्टी की वजह से। हाँ, तो भट्टी भाई का भी मेरे से ये शिकायत है, जब भी आता तो बोलते हैं यार वो तो आप वाले तो नहीं कि इस रेजर से लगा तो वो भी ये बोलता है मुझे, बहुत उसके आज तक ऑर्डर आते हैं हमारे। उसने वीडियो बहुत अच्छी बना के दी थी हमें। जी जी जी। तो जुनैद भाई को हमने कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उनकी पोजिशनिंग थी सही, वो उनका फेस लेकर आना था। जब लोग आते हैं ऐसा जुनैद अकरम ने आपको एंडोर्स किया होगा, गट फीलिंग डेवलप होती है। तो ब्रांडिंग के आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और मार्केटिंग के आप बजट अलग सेट करते हैं। ब्रांडिंग के अंदर आपकी पैकेजिंग भी आएगी, अच्छी वेबसाइट भी आएगी। तो वो ब्रांडिंग की एक मेरी वीडियो है, ब्रांडिंग एक्सप्लेन्ड इन 3 मिनट्स, उसके अंदर आप जाके देखेंगे मैंने ब्रांडिंग को 3 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करी है। तो ब्रांडिंग का बजट अलग रखें, मार्केटिंग का बजट अलग रखें, और शीट में जब आप नंबर्स को लगाएंगे ना सामने, आपको पता होगा कि कितने पैसे कहाँ कैसे लग रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा उसामा भाई, अब इसको थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं और 1-2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो कि शॉर्ट होंगे। आप मुझे बताइए कि आजकल आपकी इंस्पिरेशन होती है हर इंसान के जिनको वो देखता है, तो कोई 3 नाम ऐसे जो आप बोलते हो यार मैं इनको फॉलो करता हूँ, आप लोग भी करें, बहुत चीजें मैंने इनसे सीखी हैं। 2 ध्यान में, तीसरा सोच लें, थोड़ा सा सोच लेते हैं। 2 बता दें। 2 नाम 2 मेरे ध्यान में राइट अब आता है। ऐसा 2 प्रायोरिटीज अलग हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो नीचे वाला बंदा दैट्स गैरी वी। सही है। आई वांट टू बी लाइक गैरी वी। क्या मतलब उसके जो वो एलियन बंदा है, मतलब वो इतने काम करता है और इतने सुपर मैनेज तरीके से करता है। तो मेरी बिजनेस व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, मैं गैरी वी को लुक अप करता हूँ यार। मैंने आई वांट टू बी गैरी वी। इतने मल्टीटास्क, इतने विजन पे क्लियर, इतने अपनी कोर वैल्यूज पे स्ट्रांग बंदा और इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बंदा। तो आई वांट टू बी गैरी वी। उससे ऊपर जो प्रायोरिटी आती है, मैं आई थिंक सबसे ऊपर दैट इज मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमारे नबी हैं। वो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी देखना हो ना, तो मेरा फादर ने मुझे चीज सिखाई थी कि कहीं फंस जाओ, तुम्हें जो एक मिसाल मिलेगी ना वो वहीं मिलेगी। लोगों के हक ना खाने पे, अपने उनके साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर भी सब्र करके, जो उन्होंने जिस तरीके से सहा, मुश्किलात आई तो जो है हिजरत करनी पड़ गई, आप सुलह हुदैबिया करना पड़ गया, ठीक है। फिर जब वापस आए तो फतेह मक्का बगैर तलवार से फतेह मक्का हो गया, ठीक है। जो फतेह मक्का के अंदर भी घुस रहे थे, बड़े मजे की बात बताऊं आपको, जब मेरी जुनैद भाई की पॉडकास्ट वायरल हुई, न्यूज़ है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 1 मिलियन व्यूज आपके पास आ जाए एक दिन के अंदर, तो यू आर ओवरनाइट सेलिब्रिटी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो मेरे पापा ने एक बात बताई कि अच्छा, मुझे बाद में समझ में आई उन्होंने बात क्यों बताई। कोई हफ्ते गुजर गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि फतेह मक्का का सीन सुना रहे थे पापा मुझे, वाकया कि जब फतेह मक्का हुआ, जब वापस आए, जब मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में थे, तो देख के ही उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई इनसे आप नहीं लड़ सकते। तो जाहिर बात है उनके लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनका तो ऐसा नहीं होना चाहिए सीना। तो उन्होंने जब जिस ऊंट पे थे, वो उनकी जो ऊंट की जो क्या बोलते हैं, ऊंट की जो वो होती है, मतलब कमर, हाँ, उस कमर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर नीचे झुकाया होता कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, समझ रहे हैं। तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब आप उठा के देखेंगे ना, हर एंगल के अंदर आपको वो एक नमूना ऐसा मिलेगा कि आप बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है ये कोई कर सके। ऐसे ही है। तो इसी तरीके से लोगों से लेन देन के मामले में, इसी तरीके से अपने जो है बिजनेस के मामले में आपको कैसे लोगों से लेन देन करनी है, कैसे टर्म्स तय करनी है, लिखना पढ़ना है, तो हर चीज आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलेगी। अखलाक कैसे आपने मेंटेन करना है। और जाहिर बात है मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, गलतियां करता हूँ, लेकिन आई ऑलवेज लुक अपॉन फर्स्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने इखलास में कैसे बात करनी है। अब मैं फिर उसके बाद गैरी वी को छानता हूँ, तो गैरी वी जरा एफर्ट बड़ा यूज करता था, तो मेरे अंदर भी आ गई थी, वो आ गई थी, थोड़ा सा डाउन, मैं ये बिल्कुल अलाइन करते हुए चलेंगे ना, जरा अलाइनमेंट जरूरी है साथ में। बिल्कुल, ये दो हैं जो मैं। और आपकी लर्निंग की रिसोर्सेस, मतलब आप बुक्स और आपको सॉरी एक बात काटूं, मुझे जो सबसे जबरदस्त चीज लगती है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो लगती है कि नो सोशल मीडिया अकाउंट। हाँ
yet a biggest influencer in the whole world. ऐसा ही है, मतलब हर हर मुसलमान, गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर बंदा उनको जानता है। और फॉलोइंग ग्रो भी हो रही है, फॉलोइंग ग्रो हो रही है ऑर्गेनिकली। ऐसा ही है। Fascinating. तो आपकी कोई 3 लर्निंग रिसोर्सेस, या आप कहते हो कि मैं यहाँ से सीखता हूँ, या बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज ऐसी आप बता दें जिस जो कि फायदेमंद। बुक्स में पढ़ता था, बड़ी छोड़ दी मैंने क्योंकि काम की मसरूफियत हो गई, लेकिन पढ़नी चाहिए। मैंने अपनी बहुत सारी चीजें बुक से सीखी हैं। बुक में भी अगेन नंबर 1 इज कुरान शरीफ, लेकिन फिर बहुत सारी बुक्स हैं। एक है $100 स्टार्टअप, वेरी गुड बुक। अच्छा, ठीक है। एक है, अभी हम कौन सी पढ़ रहे थे, मैं नाम नहीं रहता था मेरे पास ना, हमारी कंपनी में ना पूरा एक शेल्फ है बुक्स का, तो मल्टीपल बुक्स हैं हर हवाले से। तो बुक्स में रैंडम पढ़ता हूँ। सही है कि कोई भी बुक मेरे पास अगर मुझे रिकमेंड कर देना कि बुक बहुत अच्छी है, तो मैं जैसे फौरन यूट्यूब जाता हूँ, उसका रिव्यू देखता हूँ, समझ में आता है कि हाँ ये मेरे लिए बुक है, मैं उसको पढ़ना। चले हम ये करेंगे आपसे पूछ के टॉप 10 आपकी जो 10 रिकमेंडेड बुक्स होंगी या 5 होंगी वो कर लें। वो हम और सबसे बेहतरीन बुक जो मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया था कि बुक पढ़ना सबसे इजी टास्क, मुश्किल होता है, इसको आसान कर लें। मेरी जहाज में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जहाज में आप खोल 2 घंटे आपने कुछ नहीं करना, तो आपने बुक पढ़नी है। तो फिर आप कहीं बैठे हैं ट्रैवल, जैसे अभी मैं दुबई जाना हूँ या मैं पास में गया हूँ, तो रात में जब मैं लेटता हूँ तो मैं बुक पढ़ता हूँ। वो मोबाइल फॉर्मेट में भी हो सकती है, फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो बुक नंबर 1 बुक्स की जो है वो है। दूसरा मेरे उस्ताद हैं जो मेरे जिंदगी के अंदर उस्ताद हैं, और हर उस्ताद अपनी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अलग होता है। यानी ये नहीं कि मैं एक ही बंदे के पास जाऊंगा बोलूंगा यार मुझे फिटनेस का ऑब्वियसली अलग होगा, आपका बिजनेस का अलग होंगे, हर तरीके के अलग अलग। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो फिटनेस पे तो मैं बात करता हूँ, बहुत बुरा लगूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा फिटनेस का भी उस्ताद है, फाद भाई, मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, फाद भाई इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, जल्द कल आ रहे हैं। हाँ, फाद अच्छा, बहुत अच्छा बंदा है। हाँ, तो वो है, जैसे अब पप्पा है मेरे, तो वो मुझे घर के इंसानियत के अंदर बड़ा, मेरे चाचा मेरे उस्ताद हैं। मेरे कंप्यूटर में जिन्होंने मुझे सिखाया वो मेरे उस्ताद में से न्यास पजान है। फिर अंजुम सोहेल है, मुझे फाइनेंस के अंदर, टीम बिल्डिंग के अंदर हेल्प करते हैं। सलमान राई हैं मेरे अपने बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अयाज भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको एक्नॉलेजमेंट करना है कि नहीं यार इन लोगों की एफर्ट है। बिल्कुल, अगर मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा बात को, तो फिर ये मेरे अगेंस्ट जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो समझता हूँ, अगर आप उस्ताद से ऊपर उठा के देख लेना। मैं पता है, मेरे एक टीचर है, उनका नाम नहीं लेता क्योंकि फिर लोग उन्होंने मना किया है मेरा नाम कहीं नहीं लेने का, इस वजह से मैं उनको नहीं कभी एक्नॉलेज करता। लेकिन मतलब उन्होंने सोशल मीडिया मना किया, मतलब ही हेट फेसबुक, इसलिए उन्होंने मना किया। तो उन्होंने, जब वो बहुत बड़े पर्सनालिटी थे अपने डोमेन में, ठीक है, तो आज ना वो उनके ऊपर बड़ा क्राइसिस आया, बट स्टिल अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ मानना। और उन्होंने मुझे एक दफा बोला था, यार उसामा अब तो तुम मेरे उस्ताद हो गए। मैंने कहा सर, उस्ताद में आपने हमेशा आपने ही रहना है। ऐसा ही है। तो क्राइसिस से कोई मसला नहीं होता, एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। ऐसे ही। टॉप आगे चल के 5 साल, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर या 10 इयर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, या मार्केटिंग की साइंस को लेके क्या डिफरेंस आने वाला है? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई गेस, आई थिंक आज हम इतने अच्छे टाइम पे बैठे हैं। जो लोग बोल रहे थे एआई के आने से आपकी नौकरी चली जाएगी, आज ओपन एआई के सीईओ को फायर कर दिया। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं। एआई को यूज करते हुए आप जो सब लोग डर गए वो एआई के आने से, आई थिंक वो, लेकिन डरना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं डरने की। मतलब क्या कॉपी राइटर खत्म हो गया, आसानी हो जाएगी आपके लिए, आसान हो गया, आसान हो गया। तो आपने अगर उसको यूज नहीं किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी डेफिनेटली। आप उसको यूज करते हुए तो करें। ह्यूमन इमोशंस, फियर, ये सारी चीजें रहनी है ताकत, और ये मशीन कभी सीख नहीं सकती इमोशन। ऐसे ही है। तो आप जैसे मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स आप पहले 4 साल पहले लगाते तो आपको लग पता जाता कि एक आम बंदा तो फेसबुक एड शायद लगा भी नहीं पाता प्रॉपर। सही है। आज एक आम बंदा भी जो है वो फेसबुक एड लगा देगा, लेकिन क्या वो स्ट्रेटजी बना सकता है? ऐसे ही है। एनालाइज करने के लिए उसको दिमाग चाहिए, ठीक है, तो उसको इमोशंस चाहिए एड्स बनाने के लिए कि मैं अपने एड्स के अंदर इमोशंस कैसे पैदा करूंगा। ऐसे ही है। तो एआई अभी जो है वो उसको यूज करना जरूरी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग ये ग्रो ही होनी है, कभी कम नहीं होनी, कभी कम नहीं होनी। ओपन एआई को भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ी जरूर। जो बात है, तो हर डिपार्टमेंट को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। तो जितनी भी डिजिटल फील्ड है ये ग्रोथ पे जाएंगी, इसके अंदर पिवट आएंगे बहुत सारे, ये चेंज होंगी।
बहुत ड्रास्टिकली, कि कभी एकदम से कोई नया शिफ्ट आ जाए तो उसके ऊपर अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे लगता है कि किसी कोई नौकरी कोई पोस्ट के अंदर है। आज जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितना फेज देखा, अचीव किया अपनी जिंदगी के अंदर, कामयाबी देखी, उसके पीछे क्या 2-3 क्वालिटीज हैं जो कि लोग भी अडॉप्ट कर सकते हो, हम भी अडॉप्ट कर सकते हो, तो आपको लगता है कि यार एक 4 चांद लग जाते हैं या बूस्ट हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर या आपकी कामयाबी के लिए? 3 क्वालिटीज ऐसी आपकी जो कि आपको लगता हो कि आपको बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उस सक्सेस में। मेरा लाइफस्टाइल सबसे सिंपल तरीन लाइफस्टाइल में रखता हूँ। ये भी मुझे मेरे फादर ने सिखाई थी कि जब आपका लाइफस्टाइल, और डॉक्टर शाह से भी मैंने सीखी थी ये बात, कि लाइफस्टाइल जब आपका बिल्कुल मिनिमल लाइफस्टाइल होता है ना, तो आपको बहुत सारी टेंशन आजाद हो जाते हैं। आपका आप इससे आजाद हो जाते हैं कि यार मेरा घर का खर्चा 5 लाख रुपए है, तो मेरा अगर ये 2-4 बिजनेस के अंदर कोई शेक हो जाएगा ना मेरा बिजनेस, तो मैं तो 5 लाख रुपए कैसे करूंगा? ऐसे ही है। आपका घर का खर्चा वही 50,000 और आप ग्रो होते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो उतनी टेंशन नहीं होती, ठीक है। और आसान लाइफस्टाइल के अंदर ना मेरे हिसाब से आसानी ज्यादा है। बड़ी गाड़ी होगी तो उसको मेंटेनेंस करो, ऐसे ही है, मिनिमलिस्ट अप्रोच। तो आसान एंटरप्रेन्योर का तो लाइफस्टाइल आसान होना चाहिए, और दुनिया ने भी ये सिखाया आपको, तो अपना लाइफस्टाइल बड़ा आसान रखना, सिंपल मिनिमल लाइफस्टाइल है मेरा। दूसरा, मैं हमेशा जब वही जो उस्तादों की बात है, मैं अपने उस्तादों को हम अप्रोच करता हूँ, उनकी मेरी इज्जत मैं उनके ऊपर रखता हूँ हमेशा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी कोई अचीवमेंट करूँगा, सबसे पहले अपने जो मेरे मेंटोर्स हैं मैं उनको मैसेज करता हूँ, उनको बताता हूँ, रिगार्डलेस वो मेरा मैसेज देखें ना देखें, उनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि यार यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ तक आपके लिए पहुंचा हूँ। तो लास्ट वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एथिक्स, जो आपको बहुत बिजनेस देने में हर्डल महसूस होगी शुरू में, कि उसकी वजह से आपको बिजनेस नहीं आएगा, हाँ, लेकिन इन लॉन्ग रन ये आपकी इतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी कि वो आप जो है वो इसको सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आप ऊपर जाओगे, नॉट बबल ग्रोथ के अंदर आप वो एकदम जाके जो है ना। तो ये 3 चीजें आई थिंक सही है। अच्छा, हम इसको एंड करते हैं, और हमने बहुत कुछ सीखा, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हम मेरी बैठक एक हमारी सेशन होता था ना, वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि हम उनसे बातें कर रहे हैं और सीख रहे हैं चीजों के बारे में। अच्छा, आखिरी के अंदर मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब भाई, आपको मैंने विजन भी बताया था मेरी बैठक का, और मैंने बताया था कि हम पास्ट में क्या करते आए हैं, तो इसको लेके आपको क्या लगता है? इसके हवाले से मशवरा भी दे सकते हैं और इसको आप बता भी सकते हैं कि इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरे हिसाब से बहुत ऐसे मेरी बैठक जैसे 1000 स्टोर और होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और अगेन ये एक चीज होती है कि आप जब आपने सीख लिया तो आपके ऊपर थोड़ी सी, आई थिंक मुझे लगता है जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने आवाम को अपलिफ्ट कराएं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाउनफॉल होने का रीजन ये है कि लोग एजुकेटेड नहीं है, ऐसे ही प्रॉपर डिग्री नहीं, मतलब प्रॉपर एजुकेशन के अंदर कमी है। तो आप जिस तरीके से आप अपने लोगों को एजुकेट कर पाए, कोई भी डोमेन हो, और आप एम्पावर कर दें अगर आप कुछ लोगों को भी, चाहे वो 10 लोग हो, 1 बंदा हो, तो आपने अपना रोल प्ले किया। और मेरे हिसाब से ये ऐसे बहुत इसको एक्सपैंड होना चाहिए। आप, मेरी तो सिर्फ मशवरा ये होगा कि आप करते रहें।